ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 761। बीरस हार जाता है। आकाश में दम्भोटू वातावरण पहले से ही चरम पर पहुंच गया था। दोनों चुपचाप खड़े थे, एक दूसरे को उदासीन भाव से देख रहे थे, लेकिन उनके चारों ओर विकृत स्थान से पता चलता है कि दोनों ने अपनी ऊर्जा को चरम तक बढ़ा दिया था। हवा का दबाव कम होने लगा और एक बर्फीली आभा उतर गई, जैसे कि ये दुनिया का अंत था। गोकू और वेगेटा गंभीर भावों के साथ ध्यान से घूर रहे थे। जिया की सामान्य स्थिति सुपर सैयान भगवान की स्थिति है, जिसमें लाल फड़फड़ाते बाल और चांदी की आंखें चुपचाप घूर रही हैं। बीरस की आंखें थोड़ी हिल गईं और उसे एहसास हुए बिना पसीने की एक बूंद उसके चेहरे से टपक पड़ी। जब बर्फीली आभा दिखाई देने लगी, अचानक बीरस पहले चला गया। उसकी गति प्रकाश की गति को पार कर गई। उसकी मुट्ठी से दरार हिंसक शक्तियां निकल गईं। जिया भी हिल गया, उसका शरीर धुंधला हो गया, बीरस की गति को पार कर गया। बीरस के हमले ने जिया के शरीर को तोड़ दिया, लेकिन हमले का कोई असर नहीं हुआ। जिया की हथेली को अपने सिर को ढकते हुए देखकर बीरस ने जल्दी से प्रतिक्रिया व्यक्त की। जिया के हमले को रोकने के लिए अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर रखा। धमाका, भारी हथेली नीचे गिर गई। बीरस की बाहें सुन्न महसूस हुईं और समय थोड़ी देर के लिए रुक गया। फिर उसका शरीर प्रकाश की किरण में बदल गया और नीचे गिर गया। बूम! जमीन कांप रही थी, धूल उड़ रही थी और रंगीन रोशनी जो अचानक फूट गई थी ने आंखों को डंक मार दिया था। बीरस व्यास में 1 किलोमीटर से अधिक एक विशाल गड्ढे में फंस गया था। अच्छा, आप वास्तव में शक्तिशाली हैं। मिट्टी के गड्ढे से उठते ही बीरस गुस्से में था। उसके तेज दांत ठंडी रोशनी से चमक रहे थे। अपनी सुन्न बाहों को हिलाते हुए बीरस का चेहरा कठोर हो गया। वाह! बिजली का तेज हमला फिर से शुरू हुआ। बीरस जोश से भरा हुआ था और उसने इस बार अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उनकी लड़ाई ने सुपर हाई स्पीड में प्रवेश किया और केवल विस और कुसु ही उनके आंदोलनों को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। गोकू और वेगेटा चकित लग रहे थे। उन्होंने पहले कभी इतनी भयंकर लड़ाई नहीं देखी थी और फिर नाराज हो गए कि वे अपनी लड़ाई को देखने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थे। इस प्रकार बहुत सारे अद्भुत हिस्सों को याद कर रहे थे। बर्फ बर्फ बर्फ! एक टकराव हुआ और वातावरण लगभग छेद गया था, जिससे एक विशाल शून्य का पता चला। विनाश ऊर्जा, विनाश! चमकदार रोशनी हवा में चमकती है क्योंकि वे एक ही समय में नष्ट होने से पहले टकराते हैं। धमाका! विनाश के देवता के ग्रह के ऊपर आकाश में एक विशाल सदमे की लहर उठी और ऊर्जाओं ने उबलते पानी की तरह कहर बरपाया और बुलबुले के आकार के क्षेत्र लगातार नष्ट और बिखर गए और फिर ब्रह्मांड के नियमों के काम के तहत पुनर्जीवित हुए। यदि वे विनाश के देवता के अलावा कहीं भी लड़ रहे होते तो उनके हमले एक आकाशगंगा को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होते। वे दोनों पीछे हट गए और बीरस मुश्किल से रुकने से पहले आश्चर्य में दर्जनों कदम पीछे हट गए। जिया, मैंने तुमसे कहा था कि पीछे मत हटो। एक काले चेहरे के साथ बीरस गुस्से से बढ़ गया। वह जिया की ताकत का अनुभव करना चाहता था, लेकिन अगर जिया दया दिखा रहा था तो जिया को चुनौती देने का क्या मतलब है। जिया आकाश में बहुत दूर नहीं रुक गया और शांति से कहा, फिर सावधान रहो। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, जिया की आभा पूरी तरह से बदल गई। विस और अन्य लोगों की तरह एक प्रकार की आभा जो प्रकृति के साथ मिश्रित हो गई है। उसके बाद आभा अतिव्यापी हो गई और बढ़ती रही, जब तक कि ऐसा नहीं लगा कि विनाश के देवता के ग्रह का स्थान भी इसे सहन करने में सक्षम नहीं था, क्योंकि रक्त लाल स्थानिक दरारें दिखाई दी। गड़गड़ाहट! सभी प्रकार के हिंसक बवंडर और तूफान ने कहर बरपाया। बीरस ने ठंड से देखा और उसकी खोपड़ी लड़खड़ाए बिना नहीं रह सकी, लेकिन साथ ही उससे एक विशाल लड़ाई का इरादा उठ गया। जैसे ही उसके चारों ओर की जगह अचानक कांप गई, बीरस अपनी बाहों को ऊपर उठाकर जिया की ओर चला गया, जो हवा के टूटने की भयंकर आवाज पैदा कर रहा था, अपनी हथेली में विनाश ऊर्जा की एक छड़ी पकड़े हुए। तीव्र गति के साथ उसकी मुट्ठी की नोक पर एक चमकदार प्रकाश संघनित हो गया। जैसे समय और स्थान बिखर गए हों, अंधेरे में दिव्य प्रकाश की एक किरण चमक उठी। इस समय बीरस पूरी तरह से बाहर जा रहा था। बीरस के हमले को देखकर जिया की आंखों ने एक मुस्कुराते हुए अभिव्यक्ति प्रकट की, लेकिन वे भी गंभीर हो गए। आखिरकार बीरस दिव्य क्षेत्र के तीसरे स्तर पर है और अब वह पूरी तरह से बाहर जा रहा है। यदि वह गंभीर नहीं है तो उसके हारने की वास्तविक संभावना है। अपनी आंखों में ठंडी रोशनी झिलमिलाते हुए जिया ने एक हाथ बढ़ाया और अपनी कलाइयों को हिलाया। उसकी मुठियां हवा में कुछ बार चक्कर लगा रही थीं। इस तरह के सरल आंदोलनों में अनंत रहस्य शामिल हैं। बीरस का शरीर अनजाने में हिल रहा था क्योंकि वह लगातार मुक्का मार रहा था, हवा के माध्यम से ऊर्जा भेद रहा था, लेकिन उसके सभी हमले अप्रभावी थे। बीरस का शरीर हिल गया और उसने अपने मुंह से खून निकाला। उसका शरीर आकाश में उड़ता हुआ भेजा गया। क्रैश होने के बाद वह जमीन पर उतरा और फिर जमीन पर फिसल गया, जिससे उसके पैर जमीन में धंस गए, जिससे गहरी खड्ड बन गई। रुक जाओ! बीरस जोर से दहाड़ा और विनाश ऊर्जा सभी दिशाओं में फैल गई। अचानक आड़ू के फूलों की तरह प्रतिभा से खिल उठी। वह दिव्य क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंचने के बाद इतना शक्तिशाली है। बीरस हैरान दिख रहा था और फिर उसने इस्तीफे
में सांस ली और हमला करना बंद कर दिया। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि जिया दिव्य क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंच गया था। वर्षों से संचित अपने अनुभवों के साथ उन्हें लड़ने का थोड़ा मौका मिलना चाहिए था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जिया इस हद तक शक्तिशाली हो जाएगा कि उनका पूरी ताकत वाला हमला न केवल कोई परिणाम प्राप्त करने में विफल रहा, बल्कि इसे इतनी आसानी से पीछे हटा दिया गया। बीरस, तुम्हें क्या लगता है? जिया बीरस के सामने तैर गया और मुस्कुराते हुए पूछा। बीरस ने अपना हाथ हिलाया और जलन के साथ कहा, अब और लड़ाई नहीं, कोई और लड़ाई नहीं, तुम्हारी ताकत मुझसे बहुत अधिक आगे निकल गई है। पूरे मल्टीवर्स में कुछ लोगों को छोड़कर कोई भी नहीं है जो आपके मैच हैं। ये कहते हुए बीरस ने एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ जिया को देखा। इस आदमी ने कैसे प्रशिक्षण लिया? उसकी प्रगति इतनी तेज है। बीरस समा इतनी आसानी से हार गया। बस कुछ सरल चाल और बीरस को उड़ान भरने के लिए भेजा गया था। बीरस को जिया से हारते देख गोकू और वेगेटा निगलने से खुद को रोक नहीं सके। वे जानते हैं कि विनाश का परमेश्वर कितना शक्तिशाली है। बीरस का सामना करते समय उन्होंने महसूस किया था जैसे कि वे एक दुर्गम दीवार का सामना कर रहे थे, लेकिन फिर भी बीरस जिया से हार गया और इतनी अच्छी तरह से हार गया। इससे पता चलता है कि जिया बहुत मजबूत है, बीरस की तुलना में कहीं अधिक मजबूत है। ये काफी डरावना है। दोनों की आंखों में सदमे के भाव थे। जिया भी एक सयान है, लेकिन वह उनसे बहुत मजबूत है। अगर उन्हें पता था कि विस और कुसु सिर्फ एक चाल में बीरस को बाहर कर सकते हैं, तो उन्हें पता चल जाएगा कि दिव्यलोक के तीसरे और चौथे स्तर के बीच अंतर की दुनिया है। यद्यपि जिया ने कुछ समय पहले दिव्य क्षेत्र के चौथे स्तर में प्रवेश किया था और उसकी तुलना विस और कुसु से नहीं की जा सकती थी, लेकिन उसकी ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। शीलिंग और अन्य खिलाड़ियों पर एक और नजर डालते हुए गोकू और वेगेटा ने अपना संयम वापस पा लिया और उनकी आंखें दृढ़ हो गईं। जिया को पार करते हुए उन्होंने अभी भी इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वे अपने प्रयासों को दोगुना कर देंगे और पहले शीलिंग और अन्य को पीछे छोड़ देंगे। इस समय विस और कुसु जिया और बीरस के बगल में पहुंचे। विस ने राजदंड उठाया और बीरस के शरीर को थपथपाया और जादुई शक्ति ने तुरंत बीरस की चोटों को ठीक कर दिया। बीरस समा, आपको अब गंभीरता से प्रशिक्षित करना चाहिए, अन्यथा आप जिया के पीछे और आगे गिर जाएंगे। ओह, आपको मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। वाह, क्या आपके पास क्रिएटिव गॉड स्टार जैसा कुछ है? बीरस ने ठंड से सूंघा और गुस्से में विस से कहा। विस ने आश्चर्य से बीरस की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। नहीं, भगवान स्टार बनाना विशेष रूप से विनाश के देवता को तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है, और यह पहले से ही शीर्ष पायदान पर है। भविष्य के प्रशिक्षण के लिए बीरस समा को इसे समझने के लिए खुद पर भरोसा करना होगा। यदि आप अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को पूरी तरह से समझ सकते हैं, तो आप दिव्य क्षेत्र के चौथे स्तर से बहुत दूर नहीं होंगे। बीरस ने थोड़ी देर के लिए विस को खाली देखा और असंतोष में कहा, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी किसी चीज को समझना इतना आसान कैसे हो सकता है? बीरस ने पहले अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का अभ्यास किया था, लेकिन वह केवल थोड़ा सा समझ पाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि बीरस समा मेहनती नहीं रहा है। यदि आप इसमें अपना दिल लगाते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से इसे सीख सकते हैं। टीएस्क, ये वास्तव में आपके साथ बात करने में कोई मजा नहीं है। बीरस ने उसे घूर कर देखा, बहुत असंतुष्ट लग रहा था। वास्तव में बीरस, बीमार स्वभाव वाले देवता के लिए रहस्यमय अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को समझना वास्तव में मुश्किल है, लेकिन अगर वह मजबूत बनना चाहता है, तो केवल यही तरीका है। अंत में बीरस के पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को प्रशिक्षित करने के लिए विस का अनुसरण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 762, छलांग और सीमाओं से प्रगति। इसके बाद के दिन बहुत साधारण थे। बीरस और जिया के बीच लड़ाई देखने के बाद गोकू और वेगेटा, जो जानते थे कि उनकी ताकत अभी भी अपर्याप्त थी, अपने अनाड़ी स्पेससूट जैसे कपड़े पहनकर विनाश के ग्रह के देवता पर रहे और बुनियादी प्रशिक्षण शुरू किया। लेकिन कुछ देर बाद ही दोनों थकावट में जमीन पर गिर पड़े। वेगेटा जोर जोर से हॉन्फ रहा था, हार मानने से इनकार कर रहा था। ककरोट, मैं अपनी ताकत पर भरोसा करके सुपर सैयान भगवान तक पहुंच जाऊंगा। मैं भी मजबूत होने जा रहा हूं। गोकू आत्मविश्वास से भरा दिख रहा था। जैसा कि उन्होंने पृथ्वी पर सुपर सैयान भगवान के क्षेत्र के एक हिस्से को आत्मसात किया था, वह एक अलग स्तर को समझने में सक्षम थे। उसे लगता है कि अगर वह विनाश के देवता के ग्रह पर प्रशिक्षण जारी रखता है, तो वह जल्द ही एक उच्च स्तर तक पहुंचने में सक्षम होगा। बेशक ये ठीक है, क्योंकि उसने केवल रियलमी के एक हिस्से को अवशोषित किया था, इसलिए वह अपने प्रशिक्षण के दौरान रियलमी पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है। इसके बजाय वह अपने शरीर में अधिक शक्तिशाली ताकत को ट्रिगर करने के लिए एक गाइड के रूप में रियलमी का उपयोग कर रहा है। अंत में गोकू एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सिर्फ दायरे को समझ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो गोकू करने का प्रयास कर रहा है, वह केवल अपनी सीमाओं को लगातार पार करना है। गोकू और वेगेटा दोनों ने प्रशिक्षण शुरू करने के बाद जिया ने उन्हें थोड़ी देर के लिए देखा और शीलिंग और अन्य लोगों को जल्दी करने और प्रशिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया। कुसु की देखरेख में वह उम्मीद करता है कि शीलिंग और
अन्य जल्द से जल्द सामान्य राज्य के तहत सुपर सैयान भगवान की शक्तियों में महारत हासिल कर सकते हैं और दिव्य क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंच सकते हैं। खुद के लिए उन्हें प्रशिक्षण के लिए एक शांत जगह मिली। समय बीतता गया और जल्द ही गोकू और अन्य लोगों को विनाश के देवता के ग्रह में प्रवेश किए हुए आधे साल से अधिक हो गया। आधे साल से अधिक प्रशिक्षण के बाद हर किसी की ताकत कई गुना बढ़ गई। पहला है गोकू। एक मार्गदर्शक के रूप में थोड़ा समझने वाले क्षेत्र के साथ उन्होंने सुपर सैया भगवान के पूर्ण परिवर्तन में सफलतापूर्वक महारत हासिल की। यद्यपि परिवर्तन पूरा नहीं हुआ है और ये दिव्य क्षेत्र के पहले स्तर का केवल प्रारंभिक चरण है, लेकिन इसने निस्संदेह गोकू की ताकत में काफी सुधार किया। इसके अलावा सुपर सैयान रेड ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा गोकू ने अपनी ताकत पर भी ध्यान केंद्रित किया और इसे सुपर सैया गॉड के आधार पर सुपर सैया गॉड ब्लू में विकसित किया। यह एक नीले बाल और नीली आंखों की स्थिति है और सुपर सैयान एक के समान दिखता है, जो जिया की यादों में सुपर सैयान ब्लू फॉर्म है। यदि सुपर सैया भगवान को एक सामान्य सैया माना जाता है तो सुपर सैया ब्लू निस्संदेह सुपर सैया के समान है, लेकिन इस तरह का परिवर्तन सुपर सैया की तुलना में केवल सतही है और ताकत में वृद्धि सुपर सैयान जितनी महान नहीं है। सुपर सैया भगवान की तुलना में सुपर सैया ब्लू रूप क्षेत्र का लाभ छोड़ देता है और अकेले शक्ति बढ़ाता है, इसलिए ये बताना मुश्किल है कि क्या ये सही रास्ता है, लेकिन गोकू के लिए ये सबसे सही विकल्प हो सकता है। विनाश के विशाल देवता का ग्रह हमेशा की तरह शांत था जब अचानक उस पर एक हिंसक विस्फोट की आवाज आई। हवा के झोंकों के बहने और बिजली झिलमिलाने से आसमान में अनगिनत प्रकाश किरणें बढ़ गईं। गोकू सुपर सैयान ब्लू फॉर्म में तब्दील हो चुका था और विस पर अटैक कर रहा था। वाह वाह, हवा की लहरें लुढ़क गईं और विनाश के देवता के ग्रह की शांति अचानक परेशान हो गई। अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर विस इत्मीनान से पानी की सतह पर घूम रहा था क्योंकि गोकू उसका पीछा कर रहा था, लेकिन उसके हमले कभी भी विस पर नहीं हुए। आभा को महसूस करने पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित न करें, देवताओं के सामने नश्वर के साधन बेकार हैं। आपके पास स्पष्ट रूप से एक उच्च क्षेत्र को समझने का अवसर है, तो आप शक्ति में सुधार करने के बारे में इतने जिद्दी क्यों हैं? हालांकि सुपर सैयान ब्लू फॉर्म शक्ति बढ़ा सकता है, अगर क्षेत्र कम है तो ये बेकार है अगर आप प्रतिद्वंद्वी को हिट नहीं कर सकते। नहीं गोकू, हमेशा अपनी ताकत छिपाने के बारे में मत सोचो। ये कहना नहीं है कि अपनी ताकत को छिपाना गलत है, लेकिन विशेषज्ञों से लड़ते समय पहले कदम का समय बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार पहल खो जाने के बाद इसे ठीक करना मुश्किल है। चूंकि देवताओं के पास आभा नहीं होती है, इसलिए यदि आप पहली बार में ऑल आउट नहीं करते हैं और प्रतिद्वंद्वी की लय में गिर जाते हैं तो अपरिवर्तनीय परिणाम होंगे। गलत अपनी पिछली तकनीकों का उपयोग न करें और अपने शरीर के आंदोलनों को जानबूझकर नियंत्रित करने की कोशिश न करें, विस ने सहज रूप से कहा, क्योंकि वह सीधे बिंदु पर पहुंचे और वर्तमान में गोकू के मुद्दों को इंगित किया। संक्षेप में, गोकू अभी भी पृथ्वी के मार्शल आर्ट के सिद्धांतों पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा था, लेकिन ये भूल रहा था कि जब उच्च स्तर के किसी व्यक्ति का सामना करना पड़ता है तो पृथ्वी की मार्शल आर्ट बेकार होती है। मैं समझता हूँ, चलो लड़ते रहो। नीले बालों वाले और नीली आंखों वाले गोकू ने जोर से जवाब दिया और विस के निर्देशों के अनुसार लड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके कम दायरे के कारण उसका शरीर विस के राजदंड से बह गया और उसका सुपर सैयान ब्लू फॉर्म रद्द कर दिया गया। गोकू, आपके परिवर्तन में बहुत सारी कमियां हैं और शरीर पर बोझ कल्पना से परे है। ये बेहतर है कि आप इस तरह के परिवर्तनों का कम से कम उपयोग करें, विस ने शांति से कहा। उनकी आंखों में कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन सी परिवर्तन क्षमता है। वे गौरी, चमकदार हैं और लंबे समय तक नहीं रहते हैं। जब तक प्रतिद्वंद्वी अवसर का लाभ उठाने में सक्षम है, तब तक कोई भी आकस्मिक हमला घातक हो जाएगा। गोकू ने अपना सिर खुजलाया, लेकिन परिवर्तनों के अलावा मैं वास्तव में कोई अन्य तरीका नहीं जानता। विस ने थोड़ी देर के लिए गोकू को देखा, फिर दूसरी तरफ वेगेटा की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी झलक चमक रही थी। वेगेटा अभी तक दिव्यलोक में नहीं पहुंचा है, लेकिन उसकी ताकत अधिक से अधिक संयमित हो गई है। बेशक वह ये भी जानता है कि वेगेटा ने शिलिंग और अन्य लोगों की तरह शुद्ध क्षेत्र का मार्ग नहीं अपनाया, लेकिन गोकू की तुलना में ये बहुत बेहतर था। दूसरी तरफ दो लाल बालों वाली महिलाएं एक नीले काले रंग की आकृति को घेरने के लिए एक सुंदर सुनहरे बालों वाली लड़की के साथ सहयोग कर रही थीं। कुसु ने आकाश में उड़ान भरी और धमाके, बैंग बैंग, कई आफ्टरइमेज अलग अलग दिशाओं में उड़ते हुए भेजे गए। इस समय शीलिंग और मायज ने सुपर सैयान भगवान की शक्ति को सामान्य राज्य में बदल दिया था और उनका क्षेत्र दिव्य क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंच गया था। लेकिन भले ही उन तीनों ने टीम बना ली थी, फिर भी उन्हें कुसु द्वारा दबा दिया गया था। आप काफी मजबूत हो गए हैं, अब आपको बस जमा करते रहना है और भविष्य में आप अधिक से अधिक शक्तिशाली बन जाएंगे। कुसु तैरकर शीलिंग और अन्य लोगों के पास आ गया। पिछले 6 महीनों में इन लोगों की ताकत में बहुत सुधार हुआ है। हम आखिरकार दिव्य क्षेत्र के दूसरे स्तर पर पहुंच गए हैं, लेकिन प्रशिक्षण केवल अधिक से अधिक कठिन हो जाएगा।
शिलिंग ने भरी। वास्तव में दैवी लोक के प्रथम और द्वितीय स्तर के बीच असमानता बहुत बड़ी नहीं है। अंतर केवल शक्ति की निपुणता का है और क्षेत्र लगभग समान है। लेकिन ईश्वरीय लोक के दूसरे स्तर से शुरू होकर तीसरे स्तर में प्रवेश करना एक बड़ी बाधा है। किसी भी ईश्वरीय पद के बिना मूल रूप से चढ़ना असंभव है। इसके साथ ये हमारे लिए विनाश के ग्रह के भगवान को छोड़ने का समय है। उनके कानों में एक गर्म आवाज सुनाई दी। शिलिंग और अन्य लोगों के भाव हर्षित हो गए और उन्होंने आवाज की तलाश की और जिया को मुस्कुराते हुए उनकी ओर बढ़ते देखा। जिया, तुम वापस आ गए हो। इस समय के दौरान जिया विनाश के ग्रह के देवता पर नहीं रहे, इसके बजाय वह इसकी देखरेख के लिए ग्रह होंगशान में लौट आए थे और साथ ही साथ मीफेई और अन्य लोगों को उनके प्रशिक्षण में मार्गदर्शन प्रदान किया था। लेकिन जिस क्षण वह विनाश के देवता के ग्रह पर आया, वह ये देखकर आश्चर्यचकित था कि शिलिंग और अन्य सभी दिव्य क्षेत्र के दूसरे स्तर पर आगे बढ़ गए थे और गोकू इतनी जल्दी सुपर सैयान ब्लू में बदलने में सक्षम था। वह बता सकता था कि यह सुपर सैयान ब्लू रूप गोकू द्वारा क्षेत्र को छोड़ने और शक्ति पर ध्यान केंद्रित करने के बाद प्राप्त एक परिवर्तन रूप है। इसलिए उसकी समग्र शक्ति शायद दिव्य क्षेत्र के पहले स्तर के मध्य और अंतिम चरण में है, जो शायद पहली बार सुपर सैयान भगवान में परिवर्तित होने की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है। लेकिन यह वास्तविक दिव्य क्षेत्र के दूसरे स्तर से मीलों दूर है। शायद केवल जब वह पूर्ण शक्ति सुपर सैयान ब्लू तक पहुंचता है तो इसे सच्चे अर्थों में दिव्य क्षेत्र का दूसरा स्तर माना जा सकता है। लेकिन गोकू ने ये रास्ता अपनाया है और वह इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। much.novelusb.com एक मुस्कान के साथ वह शिलिंग और अन्य लोगों के बगल में पहुंचे और विस का अभिवादन किया। ये जानने के बाद कि बीरस प्रशिक्षण ले रहा था, जियाया ने शिलिंग और अन्य लोगों के साथ विनाश के देवता के ग्रह को छोड़ दिया। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 763। ये डोला ग्रह होंगशान में लौटने के बाद जिया ने मीफेई और माजिन बुयू की तलाश की और फिर कुसु को उन्हें ब्रह्मांड 10 में भेजने के लिए कहा। बेशक वह उन्हें खेलने के लिए वहां नहीं भेज रहा है, इसके बजाय उसने सुप्रीम काई टेपियन से ब्रह्मांड 10 में उन्हें होमवर्क असाइन करने के लिए कहा और फिर उन्हें ब्रह्मांड 10 में विनाश के देवता के ग्रह पर भेजा। मीफेई और माजिन बुयू बहुत उत्साहित थे जब उन्होंने सुना कि वे दूसरे ब्रह्मांड में जा रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स 10 जिया के अधिकार क्षेत्र के तहत था और यह उसके अच्छे दोस्त कुसु द्वारा प्रबंधित ब्रह्मांड भी है। इसलिए मीफेई को इस जगह में बहुत दिलचस्पी थी। मीफेई और माजिन बुयू के जाने के बाद शिलिंग ने आश्चर्य से जिया को देखा और पूछा, क्या आप मीफेई को विनाश के प्रशिक्षु भगवान बनने के लिए तैयार करने की योजना बना रहे हैं? जिया ने एक मुस्कान के साथ शिलिंग को देखा और धीरे से उसे गले लगा लिया, अपनी ठोड़ी को उसके सुगंधित कंधे पर टिका दिया। उसकी गर्म सांस उसे गुदगुदी कर रही थी। मीफेई में क्षमता है और कुसु के साथ उसके अच्छे संबंध हैं, इसलिए वह विनाश के प्रशिक्षु भगवान होने के लिए बहुत उपयुक्त है। आप उसे हर जगह दौड़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, भले ही वह इतनी बूढ़ी हो, है ना? शिलिंग ने आकर्षक रूप से जिया को देखा और अपनी आंखें घुमाईं। आपको ये खुद मायस को बताना होगा। मीफेई आखिरकार उसकी बेटी है। मीफेई जिया और मायस की बेटी है और वह जिया की पहली पत्नी है। फिर उसने पूछा कि जियान कैसा कर रहा था। उन्हें और पॉलीफला को यूनिवर्स 6 में गए हुए कुछ समय हो गया है और अभी भी वापस नहीं आए हैं। शिलिंग को अपने बच्चों की सुरक्षा के बारे में चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये कहा जाना चाहिए कि यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 में, जो बहुत उच्च रैंक वाले ब्रह्मांड नहीं है, अपने बच्चों की ताकत के साथ उन्हें अपनी इच्छानुसार करने में सक्षम होना चाहिए। शिलिंग को जियांग और अन्य लोगों की स्थिति के बारे में पूछते सुनकर जिया को भी लगता है कि वे थोड़ी देर के लिए दूर थे, इसलिए उन्होंने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा और उन्हें लेने के लिए यूनिवर्स 6 जाने की योजना बनाए। मैं अब यूनिवर्स 6 पर जा रहा हूँ, क्या आप मेरे साथ आना चाहते हैं? जिया ने लड़कियों से उनकी राय मांगी। बस हम novelusb.com। हाँ, अगर लॉन्च जाना चाहता है तो चलो उसे भी हमारे साथ लाते हैं। शिलिंग और मायस कभी भी यूनिवर्स 7 से बाहर नहीं हुए हैं और वे बाहर की स्थिति से बहुत परिचित नहीं हैं, इसलिए ये सुनने के बाद कि जिया उन्हें बाहर लाने की योजना बना रहा है, उन्होंने इसके बारे में सोचने के बाद सहमति में सिर हिलाया। केवल लॉन्च ने अपना सिर हिला दिया। वह एक ऐसी लड़की है जो शांत रहना पसंद करती है और घर पर रहना पसंद करती है और अपने परिवार के सदस्यों के वापस आने का इंतजार करती है। आपको जाना चाहिए, मैं घर पर आपका इंतजार करूंगी। फिर खुद का ख्याल रखना। जिया लॉन्च की राय का सम्मान करता है। उसने उसके सिर को थपथपाया और लॉन्च ने एक सुंदर मुस्कान लौटाई, जैसे कि 100 फूल पूरी तरह से खिल गए। ये लालित्य और ताजा से भरा था। लॉन्च एक ऐसी शांत और सुंदर लड़की है जो हमेशा दूसरों को सहज महसूस कराती है। यह अच्छा होगा अगर शिलिंग और मायस लॉन्च के आधे गुणों को प्राप्त कर सकें। हालांकि उन्हें यह भी लगता है कि सैया को ऐसा बनाना असंभव है। लॉन्च को कुछ चीजें बताने के बाद जिया ने शिलिंग और अन्य लोगों के हाथ लिए, अपने दिमाग को समायोजित किया और फिर अंतरिक्ष समय क्षमता को सक्रिय किया। एक उज्ज्वल और चमकदार प्रकाश झिलमिलाता है और अंतरिक्ष समय क्षमता से लिपटा हुआ वे ग्रह होंगशान से गायब हो गए।
विशाल और दूर के ब्रह्मांड में सितारों ने तारों से भरे आकाश को तारों से भरा हुआ दिखाया, जैसे कि जुगनू रात के आकाश में फड़फड़ाते हैं। फ्लोरोसेंट रोशनी एक आभा के साथ झिलमिलाती थी जो शांत थी लेकिन इसमें जीवन था। ब्रह्मांड 6 उत्तरी क्षेत्र का पूर्वी भाग। अधिकांश स्टारफील्ड से बहुत दूर एक पन्ना हरा ग्रह है जिसे येडोला ग्रह कहा जाता है। जब जिया फिर से प्रकट हुआ तो उसने शीलिंग और अन्य लोगों को ग्रह पर ले जाया। येडोला ग्रह 60% महासागर है और शेष 40% क्षेत्र का अधिकांश भाग हरी वनस्पति से ढका हुआ है। ये जीवन से भरा ग्रह है। करीब 35 साल पहले एक बार जिया यहाँ आया था। उस समय उन्होंने यूनिवर्स 6 में एक नीलामी से सीक्रेट ट्री एल्व्स नामक एल्व्स के एक समूह को बचाया। उनकी रक्षा के लिए उन्होंने उन्हें इस ग्रह पर बसाया। वह सिर्फ उनके रहने की स्थिति की जांच करने के लिए इस जगह का दौरा कर रहा था। जिया, क्या वे लड़कियां बहुत सुंदर हैं? शीलिंग ने उत्सुकता से चारों ओर देखा और हर जगह हरे भरे दृश्य देख सकते थे जहां तक उसकी आंखें देख सकती थीं। उसने ग्रह पर किसी भी शक्तिशाली जीवन रूप को महसूस नहीं किया। हाँ, वे बहुत सुंदर हैं। उनमें से प्रत्येक को प्रकृति द्वारा सावधानीपूर्वक उकेरा गया प्रतीत होता है। हफ, सिया, तुमने कभी मेरी इस तरह से प्रशंसा नहीं की है। थोड़ा सा चिल्लाते हुए मायस की पलकें झपकती आंखें जिया को देख रही थीं। वह कैसे खुश हो सकती थी अगर उसका पति उसके सामने अन्य लड़कियों की सुंदरता की प्रशंसा करता है। जिया मुस्कुराई और उसे देखा। अपने शरारती व्यक्तित्व के साथ आप प्रशंसा कैसे खड़ी कर सकते हैं? हे। मायस की अभिव्यक्ति बदल गई और वह एक मोटी चमड़ी वाले चेहरे के साथ हंसने लगी। जब जिया ने येडोला ग्रह छोड़ दिया था और ब्रह्मांड 7 में लौट आया था तो मायस उस समय केवल 9 साल के थे। अब समय बीत चुका है और वे पहले से ही बहुत बूढ़े हो चुके हैं। 18 आकाश में तैरता रहा और आकाश से नीचे की ओर महाद्वीप के ऊबड़ खाबड़ इलाकों और घुमावदार पहाड़ों को देखता रहा। अचानक 18 ने पूर्व में एक विशाल काय पेड़ को देखा और उस जगह की ओर इशारा किया और कहा, उस दिशा में एक विशाल प्राचीन पेड़ है और उसके चारों ओर कई कमजोर आभा इकट्ठी हैं। यह वह क्षेत्र है जहां लफुली और उसके लोग रहते हैं। इसके बाद क्रिस्टल ड्रैगन बॉल बनाने के लिए मैंने जिस सामग्री का इस्तेमाल किया था वह लाफुली की देवी के प्राचीन पेड़ की शाखाओं से ली गई थी। जिया ने थोड़ी देर के लिए उस दिशा में देखा और शिलिंग और अन्य लोगों से कहा, लफुली एल्वेन लड़कियों की राजकुमारी है और बुफे ट्रेडिंग सेंटर से जिया द्वारा बचाई गई एल्वेन लड़कियों के पहले बैच से है। चलो, मैं तुम्हें उनसे मिलाने के लिए लाता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि वे पिछले कुछ दशकों के दौरान कैसे रहे हैं। ये कहते हुए जिया ने उन चारों का नेतृत्व किया क्योंकि वे आकाश में उड़ गए और पूर्व में प्राचीन पेड़ की ओर उड़ते हुए आकाश में छेद करते हुए प्रकाश की किरण में बदल गए। निरंतर लहरदार पर्वत श्रृंखला को पार करने के बाद इलाका समतल हो गया और जब वे प्राचीन पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने पाया कि आसपास की हवा नमी से भरी हुई थी। नमी कोहरे में संघनित हो गई और जल्द ही उनकी दृष्टि की रेखा को अवरुद्ध कर दिया। जैसे जैसे वे उड़ते रहे, पानी की बूंदें उनके बालों की नोक पर संघनित होती गईं। थोड़ी देर के लिए आगे उड़ना जारी रखने के बाद जिया और अन्य लोग उस क्षेत्र में उतरे जहां एल्वेन लड़कियां रहती थीं। जंगल की हरियाली के बीच धुंध की तरह पतला कोहरा धीरे धीरे गायब हो गया और युवा लड़कियों की खुश हंसी और हंसमुख आवाजें उनके कानों तक पहुंच गईं। अचानक 4 आकृतियों को सामने आते देख भोली युवा लड़कियों ने उत्सुक भाव प्रकट किए। कुछ लड़कियों ने जिया और अन्य लोगों को भौहें से कोड़ते हुए देखा क्योंकि वे कुछ देर के लिए सोच रहे थे और अचानक उत्साहित होकर चिल्ला रहे थे, ये श्री जिया है, मिस्टर हमसे मिलने के लिए वापस आ गया है। अन्य लड़कियों को भी सामने वाले व्यक्ति पर स्पष्ट नजर पड़ी। क्या यह उनके हितैषी श्री जिया नहीं है? 35 वर्षों के बाद श्री जिया फिर से येडोला ग्रह पर आए हैं। श्री जिया वास्तव में यहाँ है। इतने साल हो गए हैं लेकिन मिस्टर की उपस्थिति बिल्कुल नहीं बदली है। एल्वेन लड़कियां प्रकृति का अवतार हैं और उनके पास एक लंबा जीवन है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतने साल बीत जाने के बाद वे अभी भी अपने दाता को देख सकते हैं, इसलिए उन्होंने आगे कदम बढ़ाया और जिया और शिलिंग का अपने घर में स्वागत किया। मिस्टर जिया, आप इतने सालों से वापस नहीं आए हैं। हमने आपको बहुत याद किया और राजकुमारी लफुली भी आपको बहुत याद करती हैं। उन्होंने जिया को घेर लिया, बिना रुके बातें कर रहे थे। जिया ने युवावस्था से भरी खूबसूरत लड़कियों को देखा और शिलिंग और अन्य लोगों पर व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। देखो, मैं बहुत लोकप्रिय हूँ। पागल मत बनो। शिलिंग और मायज ने अपनी जीभ क्लिक की। 18 उसने चुपचाप देखा और कुछ नहीं बोला। श्री जिया, ये लोग कौन हैं? उनके लाल बाल और लाल आंखें बहुत सुंदर हैं, रत्नों की तरह दिखती हैं। ये मेरी पत्नियां हैं, जिया ने पेश किया। भीड़ के बीच से एक विस्मयादिबोधक था। श्री जिया की पत्नियां राजकुमारी लाफुली की तरह बहुत सुंदर हैं। इन लड़कियों के दिल सफेद कागज की तरह शुद्ध थे और वे नहीं जानते थे कि उनकी सुंदरता की प्रशंसा कैसे करें। उनके दिलों में राजकुमारी लफुली सबसे सुंदर व्यक्ति थी। जिया का परिचय सुनकर 18 ने एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ अपना सिर हिलाया और फिर भावहीन रूप से शिलिंग के बगल में उनका पीछा किया। फिर एल्वेन लड़कियों के गर्मजोशी से स्वागत के तहत वे धीरे धीरे प्राचीन पेड़ के पास पहुंचे।
ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 764। इसे लपेटें और इसे दूर ले जाएं। विशाल प्राचीन पेड़ के बगल में हरे भरे जंगल के बीच बांस की झोपड़ियां बिखरी हुई थीं। झरने का पानी इसके बगल में बह रहा था और इसके दोनों किनारे हरे भरे फूलों से ढके हुए थे। बांस की झोपड़ियों के बगल में साफ धारा धीरे धीरे बह रही थी, जिससे लोग शरीर और मन दोनों में पूरी तरह से आराम महसूस कर रहे थे। जल्द ही जिया की वापसी की खबर सुनने के बाद लफुली, जो हरे रंग के कपड़े पहने हुए थे, जल्दी से आए और उत्साह से कहा, श्री जिया, आप हमसे मिलने के लिए वापस आए। कई दशक बीत चुके हैं और वे अभी भी पहले की तरह युवा दिखते हैं। हाँ, मैं अपनी पत्नियों के साथ घूम रहा हूँ और आप सभी को देखने के लिए यहाँ आया हूँ, जिया ने कहा और फिर शिलिंग, मायस और 18 का परिचय दिया, जो लाफुली के बगल में था। शिलिंग और अन्य लोगों की ओर सिर हिलाने से पहले लफुली एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और ईर्ष्या से कहा, श्री जिया की पत्नियां बहुत सुंदर हैं। तुम भी बहुत सुंदर हो। शिलिंग ने उसकी प्रशंसा करने में कंजूसी नहीं की। मिस्टर जिया, क्या आप इस बार कुछ और दिन यहाँ रुकेंगे? फिर हम आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। जिया ने थोड़ी देर के लिए इसके बारे में सोचा। चूंकि वह और अन्य लोग व्यस्त नहीं थे, इसलिए उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। यदि आप बुरा नहीं मानते हैं तो हम आपको कुछ दिनों के लिए परेशान करेंगे। हमें बुरा क्यों लगता अगर मिस्टर जिया नहीं होते, जो जानता है कि हम बहनें किस तरह का दुखी जीवन जी रही होती। अतीत के बारे में सोचते हुए लफुली परोपकारी श्री जिया से मिलने के लिए बहुत भाग्यशाली महसूस करता है। ये श्री जिया के कारण है कि उनकी जाति ने अपने दुखद भाग्य को टाल दिया और मात्र वृक्ष को इस स्वर्ग जैसे ग्रह पर लाने में सक्षम थे। मदर ट्री के बारे में बात करते हुए लफुली ने जिया और अन्य लोगों को प्राचीन मात्र वृक्ष के सामने ले जाया और फूलों की कलियों की ओर इशारा किया, जो कली के लिए तैयार थे। प्रत्येक फूल की कली एक नए जीवन को जन्म देने के लिए तैयार थी। श्री जिया, देखो, हमारे पास जल्द ही नए सदस्य होंगे। जिस दिशा में लफुली इशारा कर रहा था, वह निश्चित रूप से रसीला शाखाओं के साथ प्राचीन पेड़ के तने पर उसने बास्केटबॉल के आकार के फूलों की कलियों को खिलते हुए देखा। लफुली और उसकी जाति प्राचीन वृक्ष देवी से पैदा हुई थी, जो केवल स्वर्ग और पृथ्वी की रचना है। अचानक जिया ने भौहें सिकोड़ी। जब उसने फूलों की कलियों को धीरे धीरे खुलते देखा तो एक अदृश्य लहर फैल गई। लहर बहुत सूक्ष्म थी और यदि आप इसे ध्यान से नहीं देखते थे तो आप शायद ही इसे महसूस कर सकते थे, लेकिन जिया ने इसे महसूस किया। धीरे से दिखाई देने वाली लहरों के साथ तैरते हुए जिया का दिल शांति से था। यह एक प्राकृतिक लय है जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के समान है। जिया ने आश्चर्य से प्राचीन पेड़ को देखा और अनजाने में मोहित हो गया। जल्द ही शीलिंग और अन्य लोगों ने भी प्राचीन पेड़ की जादुई प्रकृति को महसूस किया। इस प्रकार की रहस्यमयता का प्राणियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन दिव्य क्षेत्र के लिए इसका अप्रत्याशित प्रभाव पड़ता है। कुछ देर के लिए प्राचीन पेड़ के नीचे खड़े होकर शिलिंग और अन्य लोग महसूस कर सकते थे कि उनके दिल साफ हो गए थे, बेहद शांत हो गए थे और उनके दायरे में भी थोड़ा सुधार हुआ था। ये प्राचीन पेड़ साधारण नहीं है। अपने सामने विशाल वृक्ष को ध्यान से देखते हुए एक पल के लिए उसे लगा जैसे वह पूरे ग्रह को देख रहा था। अचानक जिया को कुछ enlightenment.novelusb.com इस विशाल प्राचीन पेड़ में यूनिवर्स 7 के ट्री ऑफ पराक्रम के साथ कुछ समानताएं हैं। ये सिर्फ इतना है कि शक्ति का पेड़ पूरे ग्रह के सार को अवशोषित करता है और फिर अनगिनत रक्त लाल फलों को संघनित करता है, जो एक प्रकार की लूट है, जबकि प्राचीन वृक्ष देवी ग्रह के पोषक तत्वों को एक छोटी धारा की तरह अवशोषित करती है और फिर ग्रह को सुदृढ़ करती है और साथ ही साथ प्रकृति की लड़कियों को जन्म देती है। ये सोचकर जिया आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। ब्रह्मांड 6 और ब्रह्मांड 7 वास्तव में सम्मित ब्रह्मांड हैं। ब्रह्मांड 7 में पराक्रम का पेड़ है जो ग्रह के सार को लूटता है, लेकिन ब्रह्मांड 6 में प्राचीन पेड़ देवी है जो ग्रह को मजबूत करती है। इस दिव्य वृक्ष का वास्तविक नाम शायद जीवन का वृक्ष है। श्री जिया, आपको अभी क्या हुआ? जिया और अन्य लोगों को मात्र वृक्ष को घूरते देख लफुली ने उलझन में पूछा। लाफुली की ओर देखते हुए जिया मुस्कुराया, शिलिंग और अन्य लोगों को देखा और कहा, ऐसा लगता है कि हमें आपको थोड़ी देर के लिए परेशान करना होगा। उन्होंने मूल रूप से थोड़ी देर के लिए लड़कियों के साथ येडोला ग्रह पर रहने की योजना बनाई, लेकिन प्राचीन वृक्ष देवी की खोज ने उन्हें कुछ समय के लिए रहने का फैसला किया। आखिरकार अतीत में दिव्य क्षेत्र प्रशिक्षण केवल उनकी अपनी समझ के माध्यम से किया जा सकता था, और ऐसी चीजें जो दिव्य क्षेत्र प्रशिक्षण के लिए सहायक हैं, काफी दुर्लभ हैं। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी किसी चीज को समझने में मदद करने का उल्लेख नहीं है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट दिव्य क्षेत्र में एक जादुई अवधारणा है जिसे केवल सामना किया जा सकता है और मांगा नहीं जा सकता है। निस्संदेह ये ईश्वरीय लोक के तीसरे स्तर के लिए है। दिव्य क्षेत्र के चौथे स्तर या उच्चतर पर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट बहुत आम हो जाता है, क्योंकि सभी ईश्वरीय क्षेत्र के चौथे स्तर के विशेषज्ञों ने मूल रूप से समान प्रकार की अवधारणा को समझ लिया है। उनके लिए केवल अन्य उच्च स्तरीय अवधारणाओं में महारत हासिल करके वे कई मजबूत विशेषज्ञों के बीच खड़े हो सकते हैं।
लेकिन शीलिंग और अन्य लोगों के लिए अल्ट्रा इंस्टिंक्ट बस अप्राप्य है और मूल रूप से इसे समझने का अवसर मिलना मुश्किल है। इसलिए जब उन्होंने येडोला ग्रह पर प्राचीन पेड़ देखा तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए रहने की योजना बनाई और यहाँ तक कि येडोला ग्रह को पैक करने और इसे दूर ले जाने के विचार को भी पोषित किया। लफुली स्वाभाविक रूप से नहीं जानता था कि शीलिंग और अन्य लोग क्या सोच रहे थे। ये देखकर कि जिया और अन्य लोग कुछ समय के लिए रहने वाले थे, उसने तुरंत एक उज्ज्वल मुस्कान दिखाई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि श्री जिया और मिस शीलिंग यहाँ कितने समय तक रहना चाहते हैं। लफुली के दिल में उसे उम्मीद थी कि यह सबसे अच्छा होगा अगर जिया और अन्य हमेशा के लिए रह सकते हैं। तो फिर मैं तुम्हें परेशान करूंगा, कोई समस्या नहीं है, हम हमेशा श्री जिया की दयालुता को याद रखेंगे। फिर लाफुली की व्यवस्था के तहत जिया ने सुंदर परिदृश्य और शांत वातावरण के बीच एक खुली जगह पाई और एक होई पोई कैप्सूल फेंक दिया और एक अर्धगोलाकार 2 मंजिला विला दिखाई दिया। जब लफुली पहले यूनिवर्स 6 की पृथ्वी पर जिया के साथ रहती थी तो उसने जिया को होई पोई कैप्सूल का उपयोग करते हुए देखा, इसलिए उसे आश्चर्य नहीं हुआ। उसने उत्साहपूर्वक अपने लोगों को जिया और अन्य लोगों के लिए स्वादिष्ट फल लाने का निर्देश दिया और फिर जिया और अन्य लोगों को अपने चेहरे को आगे बढ़ाते हुए ट्रेन करते हुए देखा। प्रकृति अल्फ के रूप में प्रकृति के करीब होने और प्राकृतिक पौधों की खेती करने की क्षमता होने के अलावा लफुली के पास ज्यादा युद्ध शक्ति नहीं है। इसलिए जब उन पर एलियंस द्वारा आक्रमण किया गया था तो वह पूरी तरह से विरोध करने में असमर्थ थी। अब जिया और अन्य लोगों को प्रशिक्षण लेते हुए उसे ये बहुत दिलचस्प लगा, क्योंकि जिया और अन्य लोग स्वाभाविक रूप से जिस आभा का प्रदर्शन कर रहे थे वह भयंकर और हिंसक नहीं था। इसके बजाय ये कुछ हद तक परिष्कृत, शांत और शांत था। वह इस तरह की भावना को बहुत पसंद करती है। समय उड़ता है और मौसम बदल जाता है। कुछ महीने जल्दी बीत गए। येडोला ग्रह पर रहने के कुछ महीनों के दौरान हर बार जब वे राजसी और हरे भरे प्राचीन पेड़ देवी का सामना करते थे तो शीलिंग और अन्य लोगों को लगता था जैसे कि वे गर्म सूरज की रोशनी में स्नान कर रहे थे। उनके शरीर को आराम मिला और उनकी आत्मा अधिक साफ हो गई। वे एक प्राकृतिक आभा महसूस कर सकते थे। एक दिन शीलिंग और अन्य लोगों ने जिया की तलाश की। जब हम वापस जाते हैं तो हम येडोला ग्रह को अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? शीलिंग ने अपने विचार व्यक्त किए, अपनी लाल आंखों में गंभीर रूप देखकर। जिया ने थोड़ी देर के लिए सोचा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इसे दूर ले जाते हैं, लेकिन क्या वाडोस और चंपा सहमत होंगे? तो उन्हें मत बताना। मायस ने एक विचार सुझाया। इतने लंबे समय तक प्लेनेट येडोला पर प्रशिक्षण के बाद मायस छोड़ने के लिए अनिच्छुक थे। इसे मजेदार पाते हुए जिया ने मायस के माथे पर पट्टी बांध दी और मजाक में उसे डांटा। क्या आपको लगता है कि ग्रह को ब्रह्मांड में ले जाने की बात वाडोस से छिपाई जा सकती है? उससे सीधे बताना और अधिक से अधिक थोड़ी कीमत चुकाना बेहतर है। गुप्त रूप से ग्रह को दूर ले जाते समय वाडोस द्वारा पकड़ा जाना शर्मनाक होगा। जब उन्होंने पहली बार यूनिवर्स 6 में प्रवेश किया तो वह सिर्फ सुपर ड्रैगन बॉल को स्थानांतरित करना चाहते थे, लेकिन पहले से ही वाडोस द्वारा लक्षित थे। बेशक शीलिंग और अन्य लोगों के प्रस्तावों ने भी जिया के दिल को हिला दिया। वह अब प्लेनेट येडोला को दूर ले जाने की योजना बना रहा है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 765 मोतियों की कामना। येडोला ग्रह पर प्राचीन मातृ वृक्ष बहुत उपयोगी है और यदि वे इसे दूर ले जा सकते हैं तो यह निश्चित रूप से एक बड़ी भूमिका निभाएगा। जिया का मानना है कि अपनी वर्तमान ताकत और स्थिति के साथ अगर वह यूनिवर्स 6 से एक ग्रह को दूर करना चाहता है तो वाडोस और चंपा निश्चित रूप से उसे चेहरा देंगे और उसे बड़ी कीमत नहीं चुकानी होगी। ये सोचकर जिया चंपा और वाडोस से मिलने के लिए ब्रह्मांड 6 के विनाश के देवता के ग्रह के लिए रवाना हो गया। ... आप ब्रह्मांड 6 से एक ग्रह दूर ले जाना चाहते हैं? वाडोस को जिया के आने का उद्देश्य पता चलने के बाद उसने आश्चर्य से जिया की ओर देखा। जिया ब्रह्मांड 6 से एक ग्रह को दूर ले जाने के लिए विनाश के देवता के ग्रह पर आया था। हाँ, यह उत्तरी क्षेत्र के पूर्वी भाग में स्थित है, एक ग्रह जिसे येडोला ग्रह कहा जाता है। वाडोस ने सोच समझकर सिर हिलाया, उसके सुंदर चेहरे पर एक मुस्कान। जब तक चंपा समा सहमत है, मुझे निश्चित रूप से कोई आपत्ति नहीं होगी। जब जिया पहली बार यूनिवर्स 6 में आया तो वाडोस ने देखा कि उसने पूरे समय क्या किया, इसलिए वह येडोला ग्रह की स्थिति के बारे में भी थोड़ा जानती थी। प्राचीन पेड़ में कुछ जादुई प्रभाव हैं, लेकिन यह वाडोस की आंखों में जादुई नहीं है, जो दिव्य क्षेत्र के चौथे स्तर पर है। जब तक चंपा सामा इच्छुक है, उसे कोई आपत्ति नहीं है। बगल में चंपा जिया द्वारा लाया गया भोजन खा रही थी। खाना निगलते समय उसका मुंह खुलता और बंद होता रहा। किसी को अपने नाम का उल्लेख करते सुनकर उसने अपना सिर उठाया और लापरवाही से वाडोस से कहा, ये सिर्फ एक निम्न स्तरीय ग्रह है। अगर वह चाहे तो आप इसे जिया को दे सकते हैं। चंपा समा, वह प्राचीन वृक्ष प्रशिक्षण के लिए बहुत उपयोगी है। वाडोस ने उसे याद दिलाया। निम्न स्तरीय ग्रह का क्या उपयोग हो सकता है? चंपा ने अपना सिर हिलाया, जैसे कि उसने वाडोस की याद नहीं सुनी। उसने भोजन पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा, एक भूखे भूत की तरह। प्लेट को साफ चाटते हुए फिर उसने कुछ सोचा, अपने हाथों से ताली बजाई और कहा,
जिया, आप ग्रह को दूर कर सकते हैं, लेकिन आपको मेरे लिए कुछ और स्वादिष्ट भोजन तैयार करना होगा। novelUSB.com। तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद। जिया मुस्कुराया और आयामी अंतरिक्ष से बड़ी मात्रा में भोजन निकाला। ये देखकर चंपा की आंखें चमक उठीं और वह तुरंत वहां से निकल पड़ा। वाडोस ने भौहें सिकुड़ी और उसे चेतावनी दी। चंपा समा, कृपया कुछ गरिमा दिखाएं, आपका व्यवहार बहुत शर्मनाक है। वाडोस, ये बहुत स्वादिष्ट हैं, मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा है। चंपा की आंखें चमक उठी, उसकी लार नीचे टपक रही थी। उसके सामने के भोजन की अद्भुत गंध उसके नथुनों के माध्यम से बहती थी, लगातार उसके स्वाद की कलियों को गुदगुदी करती थी। मुझे आश्चर्य है कि जिया को इतना स्वादिष्ट भोजन कहाँ से मिला। उन्होंने इसे पहले कभी नहीं देखा है। जिया ने उस निम्न स्तरीय ग्रह के लिए अपनी मेहनत की कमाई खर्च की होगी, जिससे चंपा को लगा कि उसने बहुत लाभ कमाया है। बेबसी में सिर हिलाते हुए वाडोस को पता था कि चंपा ने अभी कुछ भी नहीं सुना है। अपने चेहरे पर एक शांत नजर के साथ वह जिया की ओर मुड़ी और सिर हिलाया। चूंकि चंपा सना सहमत हो गए हैं, तो आप ये डोला ग्रह को दूर ले जा सकते हैं। चंपा सामा वास्तव में मूर्खतापूर्ण है। भविष्य में उस प्राचीन वृक्ष के प्रभावों को जानने के बाद वह निश्चित रूप से पछताएगा। तो बस उसे मत बताओ। जिया वाडोस के करीब गया और फुसफुसाया, ठीक है, बस इतना ही। वाडोस ने उदासीन रूप से जिया की ओर देखा, फिर चंपा पर, जो भोजन पकड़ रहा था और इसे खाने वाला था, और अपना सिर हिलाया। वैसे भी बहुत सी चीजें थीं जो वह नहीं जानता था। धन्यवाद। चंपा और वाडोस से येडोला ग्रह का स्वामित्व प्राप्त करने के बाद जिया बहुत खुश मूड में था और नश्वर दुनिया में लौटने से पहले थोड़ी देर के लिए विनाश के देवता के ग्रह पर रहा। जिया के जाने के बाद चंपा ने भोजन के आखिरी टुकड़े को संतोषपूर्वक निगल लिया, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और बाद के स्वाद का आनंद लिया। ये वास्तव में स्वादिष्ट है। जिया वास्तव में एक सच्चा दोस्त है। हर बार जब वह यहाँ आता है, तो वह मेरे लिए बहुत स्वादिष्ट भोजन लाता है। चंपा ने उसके उभरे हुए पेट को थपथपाया और उसके शरीर को फैला दिया। खाना खाने के बाद उसे थोड़ी नींद आ रही थी। वाडोस ने अपनी भौहें उठाईं और आह भरी। वह वास्तव में उसे बताना चाहती थी कि जिया ने उसे जो भोजन दिया वह सिर्फ साधारण भोजन था, लेकिन ऐसा करने से आसानी से कुछ पता चल जाएगा कि वह चंपा समा से छिपा रही थी। इसलिए वाडोस ने आखिरकार कुछ नहीं कहने का फैसला किया। इस क्षण चंपा को अचानक कुछ याद आया और उच्च उत्साह में वाडोस के बगल में पहुंची। अरे वाडोस, क्या हमारे ब्रह्मांड में एक इच्छा मोती नामक कुछ नहीं है? ऐसा लगता है कि जिया ने पहले इसका इस्तेमाल किया है। क्या आपको लगता है कि अगर हम सभी इच्छा मोतियों को इकट्ठा करते हैं, तो क्या हम भोजन से भरे ग्रह की कामना कर सकते हैं? उस स्थिति में भविष्य में हर दिन स्वादिष्ट भोजन होगा और मुझे निश्चित रूप से बहुत खुशी होगी। चंपा अब से हर दिन स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने के बारे में सोचकर लार टपकने से खुद को रोक नहीं पाए। चंपा समा, कामना करने वाले मोती नीचे ब्रह्मांड के लिए ड्रैगन गॉड सामा द्वारा छोड़े गए एक चमत्कार हैं। आप उन्हें आकस्मिक रूप से उपयोग नहीं कर सकते। इसके अलावा 7 इच्छा मोती ब्रह्मांड 6 और ब्रह्मांड 7 में बिखरे हुए हैं, और बीरस समा आपको इन वांछित मोतियों को आसानी से प्राप्त नहीं करने देगा। वाडोस ने घास के मैदान पर छोड़े गए कचरे को साफ करने के लिए राजदंड का उपयोग करते हुए उसे मनाने की कोशिश की। ब्रह्मांड 6 और ब्रह्मांड 7 में ड्रैगन गॉड जालामा की सुपर ड्रैगन गेंदों का आमतौर पर उपयोग नहीं किया जाता है। यह एक चमत्कारी शक्ति है जिसे ड्रैगन भगवान ने मल्टीवर्स के लिए छोड़ दिया। शुरुआत में 7 सुपर ड्रैगन गेंदों में से 4 ब्रह्मांड 7 में और 3 ब्रह्मांड 6 में थे। हर बार जब कोई इच्छा की जाती है, तो वे संख्याओं के अनुसार फिर से बिखर जाएंगे। जिया ने एक इच्छा बनाने के बाद 4 ड्रैगन गेंदों को ब्रह्मांड 6 में फिर से जोड़ा गया और अन्य 3 ने ब्रह्मांड 7 में वापस उड़ान भरी। ये तब तक नहीं था जब तक कि मिफेई की मानसिक बीमारियों को ठीक करने की दूसरी इच्छा पूरी नहीं हुई कि वे अपने मूल स्थान पर बिखर गए। ब्रह्मांड 6 में केवल 3 सुपर ड्रैगन गेंदें हैं और ब्रह्मांड 7 में 4 हैं। चंपा के लिए बीरस कितना स्मार्ट है। वह चंपा को उन सुपर ड्रैगन गेंदों को कभी दूर नहीं जाने देगा। वाडोस के शब्दों को सुनकर चंपा ने अपने होठों को तिरस्कार में घुमा लिया। हम बस सावधान रहेंगे और बीरस को मत बताना। इसके अलावा उस आदमी को इच्छा मोतियों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। अगर हम उसके पास दौड़ते हैं, तो हमें उसे मूर्ख बनाने का एक कारण ढूंढना चाहिए। वाडोस ने थोड़ी देर तक चंपा को खाली देखा, फिर अचानक एक रुमाल निकाला और अपना चेहरा ढक लिया। चंपा समा, तुम होशियार हो रही हो। चंपा को एक पल के लिए खुद पर गर्व था। अचानक एहसास हुआ कि वाडोस उसकी प्रशंसा नहीं कर रहा था। तुम्हारा क्या मतलब है वाडोस? मैं हमेशा स्मार्ट रहा हूँ। चंपा समा, मैंने तुम्हें ईमानदार होना सिखाया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। चंपा ने अपना मुंह खोला। क्या वाडोस का मतलब था कि वह झूठ बोल रहा था? वह स्पष्ट रूप से बहुत स्मार्ट है। वैसे भी बस इतना ही। आइए पहले यूनिवर्स 6 के विशिंग मोती इकट्ठा करें और फिर हम यूनिवर्स 7 पर जाएंगे। यदि हम सावधान हैं, तो हमारे पास जल्द ही स्वादिष्ट भोजन से भरा एक ग्रह होगा। चंपा ने अपना निर्णय लेने के बाद वह इसे नहीं बदलेगा।
विनाश के परमेश्वर का निर्णय, जब तक यह मल्टीवर्स की निचली रेखा का उल्लंघन नहीं करता है तब तक स्वर्गदूत इसका विरोध नहीं करेंगे, और यह एक बहुत ही दिलचस्प बात प्रतीत होती है। वाडोस ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा और सहमति में सिर हिलाया। लेकिन चंपा समा इच्छा मनकों को खोजने का काम आसान नहीं है, और इसमें लंबा समय लग सकता है। ये ठीक है, मैं उन्हें धीरे धीरे खोज सकता हूँ। चंपा ने उदासीनता से सिर हिला दिया। उसकी आंखें चमक उठीं जब बीरस देखता है कि उसके पास इतना स्वादिष्ट भोजन है, तो वह निश्चित रूप से बहुत ईर्ष्या करने वाला है। ... दूसरी ओर जिया, जिसे वाडोस से अनुमति मिली, येडोला ग्रह पर लौट आया और शीलिंग और अन्य लोगों को परिणाम के बारे में बताया, और सभी लड़कियां खुशी से मुस्कुराईं। लफुली को सुखद आश्चर्य हुआ जब उसे पता चला कि जिया अपने साथ येडोला ग्रह लाने जा रहा था। क्या श्री जिया हमें अपने साथ लाने जा रहे हैं? हाँ, मैं ग्रह येडोला को उस ग्रह के पास रखूंगा जहां हम रहते हैं, ताकि ग्रह येडोला को बाहरी नुकसान से बचाया जा सके। यद्यपि प्लैनेट येडोला को दूर ले जाने का विचार थोड़ा स्वार्थी था, लेकिन उन्होंने इसे लाफुली और अन्य लोगों के लिए भी किया। ब्रह्मांड 6 में, हालांकि ग्रह येडोला एक दूरस्थ स्थान पर स्थित है, यह अनिवार्य रूप से भविष्य में अन्य एलियंस द्वारा खोजा जाएगा। उस समय लफुली और अन्य एल्विन लड़कियों की ताकत के साथ, मुझे डर है कि यह एक और आपदा होगी। यदि इसे मजबूत सयान संरक्षण के साथ ग्रह होंगशान के आसपास के क्षेत्र में ले जाया जाता है, तो येडोला ग्रह मीशान की तरह स्वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो कृपया हमें दूर ले आओ, श्री जिया। लफुली और अन्य एल्विन लड़कियां जिया पर पूरी तरह से भरोसा करती हैं। जब उन्होंने सुना कि जिया पूरे ग्रह येडोला को दूर ले जाने वाला है, तो वे बिना ज्यादा सोचे सहमत हो गए। इसलिए इसके बाद उन्होंने शिलिंग, मायस और 18 को लाफुली और अन्य लोगों की रक्षा करने का निर्देश दिया, जबकि उन्होंने ग्रह येडोला को स्थानांतरित करने के लिए अंतरिक्ष समय क्षमता का उपयोग करना शुरू कर दिया। सुपर ड्रैगन बॉलर्स की तुलना में सुपर ड्रैगन बॉलर्स को स्थानांतरित करने के अपने पिछले अनुभव के कारण प्लेनेट येडोला का आकार बहुत छोटा था, और अंतरिक्ष समय की क्षमता को पूरे ग्रह के चारों ओर लपेटने में लंबा समय नहीं लगा। फिर उन्होंने ब्रह्मांडों के बीच के मार्ग को खोला और एक पीएफएफ ध्वनि के साथ, जैसे कि पानी की सतह से गुजरते हुए, पन्ना हरा ग्रह येडोला ब्रह्मांड 7 में दिखाई दिया। येडोला ग्रह को सावधानीपूर्वक स्थानांतरित करने की अंतरिक्ष समय क्षमता को नियंत्रित करते हुए वह धीरे धीरे आकाशगंगा के पास पहुंचा, जहां ग्रह होंगशान है। बेशक जिया ने होंगशान ग्रह पर होने वाली गतिविधियों के साथ येडोला ग्रह की शांति को परेशान करने से बचने के लिए ग्रह येडोला को ग्रह होंगशान के बहुत करीब नहीं रखा। अंत में जिया ने ग्रह को कक्षा के दूसरी ओर रखा, जो ग्रह होंगशान और ग्रह मीशान से लगभग 15 खगोलीय इकाइयां थीं। बेशक ये रहने योग्य क्षेत्र में था और फिर अंतरिक्ष समय क्षमता के साथ स्थिर हो गया। 3 ग्रहों ने एक एकीकृत पूरे का गठन किया, जो सूर्य के चारों ओर घूमने के लिए एक ही कक्षा का उपयोग करता है और गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण विचलित नहीं होगा। ये सब करने के बाद जिया शिलिंग और अन्य लोगों के साथ अपनी यात्रा जारी रखने के लिए यूनिवर्स 6 में वापस चला गया। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 766, तारों से भरे आकाश में क्रिस्टल बॉल। इस समय ब्रह्मांड 7, कुछ दूरस्थ स्टारफील्ड में तारों वाला आकाश शांत और खाली था। एक समचतुर्भुज के आकार का खगोलीय पिंड अंधेरे और शांत रात के आकाश में तेजी से यात्रा कर रहा था। हरे तारे की सतह पर प्रकाश के चमकदार और चमकीले धब्बे लगातार झिलमिला रहे थे। छोटे रोबोटों की पंक्तियों को बड़े करीने से तारे की सतह पर टिड्डियों की तरह घनी पंक्ति में पंक्तिबद्ध किया गया था। केवल एक कमांड के साथ रोबोट बाहर निकल जाएंगे। समचतुर्भुज के आकार के खगोलीय पिंड के अंदर लंबे और भूरे बालों वाला एंड्रॉयड 21 सफेद कोट पहने हुए था और नर्म कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जो 1.5 मीटर से कम लंबी थी और बहुत युवा लग रही थी। इस समय युवा लड़की असंतोष में घूर रही थी, उसकी चमकदार नीली आंखें रत्नों की तरह टिमटिमा रही थीं। 21, क्या हो रहा है? आपके द्वारा संशोधित किए जाने के बाद मेरा शरीर छोटा और छोटा क्यों हो रहा है? जांग्या असंतुष्ट दिख रही थी। मूल रूप से उसकी ऊंचाई बहुत लंबी नहीं थी, लेकिन 21 से संशोधित होने के बाद न केवल उसकी ऊंचाई बल्कि उसका चेहरा भी अपरिपक्व हो गया है। 21 जब जांग्या ने कांच के मोनोकल को ऊपर खींचा तो उसने बड़ी मासूमियत से देखा और कमरे में उसकी मधुर आवाज गूंज उठी। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम छोटे क्यों हो गए हो? मैंने आपके मूल शरीर का अध्ययन किया है। हालांकि फीदेया लोगों की तकनीक बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी एंड्रॉयड तकनीक तुलना में केवल थोड़ी हीन है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जैव प्रौद्योगिकी और एंड्रॉयड प्रौद्योगिकी के संयोजन के बाद ऐसी स्थिति उभरेगी, लेकिन क्या आप अब बहुत शक्तिशाली नहीं हैं? छोटी ऊंचाई कुछ भी नहीं है। वैसे भी आप मूल रूप से बहुत लंबे नहीं थे। हालांकि उसने महसूस किया कि जब उसने प्रयोग किया तो जांग्या की ऊंचाई थोड़ी छोटी लग रही थी। उस समय उसने सोचा कि यह एक गलत धारणा थी और ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि कुछ साल बाद जांग्या की ऊंचाई वास्तव में छोटी हो गई। 21 की बात सुनकर जांग्या ने असंतोष में अपनी भौहें उठाईं और जोर से शाप दिया। तुमने क्या कहा? मैं पहले लंबा नहीं था?
और यहाँ तक कि अगर मैं पहले लंबा नहीं था तो कम से कम मैं एक लड़की की तरह दिखता था। मुझे देखो, अब मैं अधिक से अधिक पिछड़ा हो रहा हूँ। जांग्या ने उसकी छाती को छुआ। यह अब सपाट था और कुछ भी नहीं बचा था। 21 उसने अपना सिर झुकाते हुए कहा, क्या मुझे और अधिक शोध करना चाहिए? नहीं, मुझे डर है कि अगर आप मुझ पर फिर से शोध करेंगे तो मैं एक छोटी लड़की बन जाऊंगी। जांग्या ने अपने नारंगी बालों को हिलाया और दुख में मेज पर फैल गया। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कई हजार वर्षों के बाद उसे अभी भी बड़ा होने में सक्षम होना चाहिए। वैसे क्या आपने अपनी ताकत का परीक्षण किया है? 21 ने अपना सफेद कोट उतार दिया, अंदर नीली लाल स्किन टाइट ड्रेस का खुलासा किया। फिर उसने रिकॉर्ड बुक उठाया और जांग्या के शरीर का डेटा लिखा। थोड़ा भौहें सिकोड़ते हुए जांग्या ने अपनी ताकत महसूस की। हालांकि उसका शरीर सिकुड़ गया था, लेकिन उसकी ताकत लगातार मजबूत हो रही है। मैं पहले से अधिक मजबूत हो गया हूँ, शायद आपसे थोड़ा मजबूत। मुझे मार्जिन बुयू नाम के उस लड़के के रूप में लगभग मजबूत होना चाहिए जिसे मैं ग्रह होंगशान पर मिला था। 21 सिर हिलाया और डेटा लिखा। मार्जिन बू स्तर। जांग्या ने पहले जो कहा था उसके अनुसार उन्हें सुपर सयान 3 स्तर पर होना चाहिए। टीएस्क तो वह भी इस स्तर पर है। एंड्रॉयड 21 ने पिन के शीर्ष को बिट दिया। चूंकि वह शायद ही कभी लोगों से लड़ती है, इसलिए वह खुद नहीं जानती कि वह कितनी मजबूत है। वैसे आपके द्वारा उठाए गए पारदर्शी क्रिस्टल बॉल पर शोध कैसा है? जांग्या ने पारदर्शी क्रिस्टल बॉल की ओर इशारा किया जो प्रयोग तालिका पर विभिन्न उपकरणों से बंधी थी। फुटबॉल के आकार की क्रिस्टल बॉल लगभग 20 सेमी व्यास की थी। ये पूरी तरह से पारदर्शी थी और केंद्र में 5 सफेद चमकते नुकीले सितारे थे जो हर कोण से समान दिखते थे। 21 उसने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। कोई प्रगति नहीं हुई है। मैंने विभिन्न शोध उपकरणों का उपयोग किया है, लेकिन मैं यह नहीं समझ सका कि यह क्या है। शायद यह विश्व कोर के समान एक जादुई वस्तु है। इस क्रिस्टल ड्रैगन बॉल को 1 साल पहले उसकी यात्रा के दौरान अंतरिक्ष में खोजा गया था। उसने जिज्ञासावश इसे उठाया, लेकिन जब उसने विभिन्न उपकरणों के साथ इसका परीक्षण किया तो उसे कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिली। इसने अचानक 21 की इसके बारे में पता लगाने की तीव्र इच्छा को ट्रिगर किया और वह इस पूरे वर्ष क्रिस्टल ड्रैगन बॉल पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अगर जिया यहाँ होते तो वह निश्चित रूप से हंसते, क्योंकि 21 के हाथ में क्रिस्टल बॉल उनके द्वारा बनाई गई क्रिस्टल ड्रैगन बॉल है। चूंकि बहुत से लोग ग्रह होंगशान पर क्रिस्टल ड्रैगन गेंदों के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए जांग्या ने तुरंत पहचान नहीं लिया कि क्रिस्टल बॉल क्रिस्टल ड्रैगन बॉल थी। फिर आप इसे धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। थपथपाने के बाद जांग्या वापस कुर्सी पर झुक गई। उसके नारंगी घुंघराले बाल स्वाभाविक रूप से पीछे की ओर लटक रहे थे। वह अभी भी अपने शरीर के बारे में चिंतित था। इस समय रोचम्बस खगोलीय पिंड के अंदर एक संक्षिप्त क्षण के लिए एक अलार्म बजा, जो अलार्म था जब अंतरिक्ष यान एक ग्रह से टकराने वाला था। क्या हुआ? तारा कुंडली के अनुसार इस क्षेत्र में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। क्या यह एक भटकने वाला ग्रह है? ब्रह्मांड में विभिन्न कारणों से भटकने वाले ग्रह या भटकते उल्कापिंड जो आकाशगंगा से अलग हो जाते हैं और बाहर बह जाते हैं, वे कम नहीं हैं। हालांकि ब्रह्मांड के बड़े पैमाने पर विशाल तारों वाले आकाश में एक ग्रह से टकराने की संभावना गोलियों के एक दूसरे से टकराने की संभावना से बहुत कम है, जो कई किलोमीटर की दूरी से दागी गई हैं। इसलिए जब उसने अंतरिक्ष यान के अलार्म को सुना तो 21 के निष्पक्ष और निर्दोष चेहरे पर संदेह का निशान दिखाई दिया। जब वह अवलोकन डेक पर आई और पोर्टहोल के माध्यम से बाहर का दृश्य देखा तो उसका छोटा चेरी लाल मुंह एक प्यारा आकार में घुंघराले हो गया और उसने अविश्वास में अपनी आंखें रगड़ दी। जांग्या, जल्दी से आओ और देखो। 21 उसने जल्दी से जांग्या की ओर इशारा किया। क्या? जांग्या खड़ा हुआ और 21 की तरफ चला गया। जब उसने पोर्टहोल के बाहर अपनी आंखें डाली तो उसके अपरिपक्व चेहरे ने भी अविश्वास का एक रूप प्रकट किया। ये क्या एक बड़ी क्रिस्टल बॉल? जांग्या ने झटके में निगल लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। उनके सामने जो दिखाई दिया वह एक विशाल व्यास के साथ एक सुपर क्रिस्टल बॉल था जो एक विशाल ग्रह की तरह दिखता था। यह 21 की पारदर्शी क्रिस्टल बॉल के समान दिखता था, लेकिन अंतर यह था कि अंतरिक्ष में तैरने वाली विशाल सुपर क्रिस्टल बॉल का पूरा शरीर नारंगी पीले पारदर्शी ग्लास रंग का था, जिसके बीच में 4 चमकीले लाल 5 नुकीले सितारे लगे हुए थे। सार्वभौमिक तारों वाले आकाश की खाली जगह में तैरती हुई इतनी बड़ी सुपर क्रिस्टल बॉल शानदार लग रही थी। जांग्या, ये सुपर क्रिस्टल बॉल पारदर्शी क्रिस्टल बॉल से संबंधित होना चाहिए। 21 उसकी आंखें आग की लपटों से घिर गईं और उसकी आंखों में एक गहरी दिलचस्पी उभर आई। उसे उनका अध्ययन करना है। व्यास 37,196.224 किलोमीटर है। एक शुद्ध गोल ठोस क्रिस्टल, त्रुटि 1 मीटर से कम है। विस्तृत डेटा की जांच नहीं की जा सकती है। ऐसा लगता है कि एक विशेष ऑप्टिकल सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे किस कोण से देखते हैं। आप केंद्र में 4 सितारों को देख सकते हैं। 21 वर्षीय ने सुपर ड्रैगन बॉल पर डेटा एकत्र करने के लिए एक शोध रोबोट भेजा। थोड़ी देर बाद अधिक डेटा वापस प्रेषित किया गया था। 21 ने खुद को
कंप्यूटर के सामने फेंक दिया और बटन टैप करता रहा। माप डेटा के कुल 1236 सेट एकत्र किए गए हैं, जो एक सामान्य वितरण दिखाते हैं और व्यवस्थित त्रुटि आवश्यकताओं को पूरा करती है। टी टेस्ट ने पी मान का विश्लेषण 0.01 से कम किया है, जो सांख्यिकीय महत्व है। वर्णक्रमीय विश्लेषण कोई स्पष्ट माइक्रोवेव विकिरण नहीं दिखाता है और सतह का तापमान प्राकृतिक तापमान के करीब है। उद्धरण चिन्ह। ओह, क्या हो रहा है? गुरुत्वाकर्षण प्रभाव बहुत कमजोर है। 21 उसकी आंखें खुल गईं और वह अपने आप से बुदबुदाने लगी। जांग्या ने बोर होने से पहले थोड़ी देर तक देखा, इसलिए वह खुद से ट्रेन करने के लिए वापस चली गई। विशाल तारों वाले आकाश के दूसरी तरफ नए ग्रह नमक के पास एक स्टारफील्ड, एक डिस्क के आकार का अंतरिक्ष यान तेजी से अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा कर रहा था। अंतरिक्ष यान में सैकड़ों एलियंस ब्रह्मांड के डेटा को सत्यापित करने में व्यस्त थे। शरबत, कुछ ही दिनों में हम नए ग्रह नमक तक पहुंच सकते हैं। एक आंख वाला एलियन जिसका सिर झुका हुआ था, मुख्य सीट पर बैठे नेता को रिपोर्ट कर रहा था। सोरबेट नाम के नीली चमड़ी वाले एलियन ने भावहीन रूप से सिर हिलाया और अपने सहायक से पूछा, क्या आपको यकीन है कि नए ग्रह नमक में ड्रैगन बॉलर्स भी हैं? इसे पृथ्वी की तरह गड़बड़ मत करो, हमें ड्रैगन गेंदों की छाया भी नहीं मिली है। कृपया आश्वस्त रहें, लॉर्ड सोरबेट, इस बार की जानकारी बिल्कुल सही है। हमने उन पृथ्वीवासियों की बातचीत पर नजर रखने के लिए माइक्रो रोबोट का इस्तेमाल किया। नए ग्रह नमक पर निश्चित रूप से ड्रैगन बॉलर्स हैं। मुझे आशा है कि आपकी जानकारी सही है। शरबत ने अपना हाथ हिलाया। कुछ समय पहले वह उच्च उम्मीदों के साथ पृथ्वी पर गया था। उसने सोचा कि वह पृथ्वी पर ड्रैगन गेंदों को पा सकता है, लेकिन वह निराश हो गया। उन्हें ड्रैगन बॉलर्स की परछाई भी नहीं मिली। वास्तव में यह आश्चर्य की बात नहीं है कि शरबेट ड्रैगन गेंदों को नहीं ढूंढ सका, क्योंकि सेल गेम्स के बाद पिकोलो और डेंडे ने जिया के सुझाव का पालन किया और लुकआउट के सबसे गहरे हिस्से में नई निर्मित ड्रैगन गेंदों को रखा। इसलिए जब शरबत पृथ्वी पर आया तो उसे स्वाभाविक रूप से पृथ्वी के ड्रैगन बॉलर्स नहीं मिले जो उच्च डायमेंशन नॉवल कॉम में स्थित थे। लेकिन शरबत का दृढ़ संकल्प कमजोर नहीं था। फिर भी उन्हें नए ग्रह नमक के बारे में जानकारी मिली। वे घृणित लोग, अगर राजा फ्रीजा अभी भी आसपास था तो पूरा ब्रह्मांड हमारा होगा। मुझे आशा है कि मैं सही काम कर रहा हूँ, शरबत ने नाराजगी के साथ सोचा। गंभीरता से, अगर यह उसकी ताकत की कमी के लिए नहीं था तो वह वास्तव में एक मूडी दानव को पुनर्जीवित नहीं करना चाहता था। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 767। न्यू प्लेनेट नमक की आपदा। न्यू प्लेनेट नमक ब्रह्मांड की गहराई में छिपा एक अस्पष्ट ग्रह है। इसका अस्तित्व कई सितारों के बीच विशिष्ट नहीं है और कुछ लोग जानते हैं कि इस ग्रह पर ड्रैगन बॉलर्स हैं जो चमत्कार बनाने की शक्ति रखते हैं। नमक ग्रह के विनाश के बाद से सरल और दयालु नामिकियों ने यहाँ का रुख किया है। निशान को ठीक करने के लिए समय सबसे अच्छी दवा है। अब 1 दर्जन से अधिक साल बीत चुके हैं और समय बीतने के साथ घर की लालसा धीरे धीरे नए घर के निर्माण में स्थानांतरित हो गई। अब नमेकियन नए ग्रह नमक पर एक सरल जीवन जी रहे हैं। किसी का ध्यान आकर्षित किए बिना वे काफी आराम से अपना जीवन जी रहे थे। लेकिन एक दिन नए ग्रह नमक के ड्रैगन बॉलर्स की खबर लीक हो गई और सितारों से परे के दुश्मन दूर से पहुंचे। जैसे ही उन्होंने इस शांतिपूर्ण ग्रह पर अपने पंख लगाए, नए ग्रह नमक पर फिर से आपदा आ गई। हमें ड्रैगन के गोले दे दो या मैं यहाँ सभी नामिकियों को मार डालूंगा। चेहरे पर क्रूर नजर के साथ छोटा शरबत नामिकियान ग्रेट एल्डर मूरी के सामने धमकी भरा ढंग से चला गया। क्योंकि नामिकियों की संख्या बड़ी नहीं थी और युद्ध प्रकार के योद्धा और भी दुर्लभ हैं, इसलिए जब सोरबेट जैसे खतरनाक दुश्मनों का सामना करते हैं तो नामिकियन बहुत असहाय दिखते हैं और केवल खाली देख सकते थे, क्योंकि उनके कबीले के लोगों को उनके सामने एक एक करके बेरहमी से मार दिया जा रहा था। वृद्ध ग्रेट एल्डर मूरी ने सोरबेट को दुख और आक्रोश के साथ देखा। उसकी आंखें घृणा से फट गईं। मैं ड्रैगन बॉलर्स को तुम्हारे जैसे बुरे आदमी को नहीं दूंगा। वह जिद्दी है, आप इसे नहीं देंगे, है ना? शरबत की आंखें ठंडी रोशनी से चमक उठीं। स्विश स्विश स्विश, उसके हाथ पर अंगूठी से 1 दर्जन लेजर बीम निकले। पुची पुची और खून के छींटे पड़े। मिट्टी खून से लथपथ थी और कई युवा नामिकियन जमीन पर गिर गए। शरबत ने वास्तव में मूरी के सामने 1 दर्जन से अधिक युवा नामिकियों को मार डाला। ग्रेट एल्डर मूरी ने एक दुखी अभिव्यक्ति के साथ देखा। उसकी आंखों में उदासी का निशान चमक रहा था, लेकिन वह ड्रैगन गेंदों को नहीं सौंप सकता था। तब ड्रैगन बॉलर्स के कारण ग्रह नमक पर दुष्ट एलियंस द्वारा आक्रमण किया गया था। उस समय ग्रेट एल्डर की मृत्यु ग्रह नमक के साथ हुई थी। अब 10 साल से अधिक समय बाद नया ग्रह नमक फिर से उसी स्थिति का सामना कर रहा है। क्या परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है? मूर ने दुख में सोचा। लॉर्ड सोरबेट, ये ड्रैगन बॉल है जो हमने गांव में पाया था। बैटल आर्मर पहने एक एलियन ने फुटबॉल के आकार की ड्रैगन बॉल के साथ उड़ान भरी और इसे शरबत को सौंप दिया। शरबत ने नारंगी पीले ड्रैगन बॉल को देखा। उसकी सुई जैसी आंखें खुशी से चमक उठीं, क्योंकि उसने उत्साह से कहा, अच्छा अच्छा, इसलिए ये ड्रैगन बॉल है। यह इतना बड़ा है। हर कोई सुनो, जल्दी से फैलाओ और बाकी ड्रैगन गेंदों को इकट्ठा करो।
शरबत ने साथ आए एलियंस को एक आदेश दिया। शरबत के आदेश को प्राप्त करते हुए अलग अलग दिखावे वाले एलियंस जल्दी से नए ग्रह नमक के विभिन्न गांवों में फैल गए। त्रासदी का फिर से मंचन किया गया था और 7 चमकते ग्रह नमक के ड्रैगन गेंदों को इकट्ठा करने में ज्यादा समय नहीं लगा। शरबत ने उत्साह से ड्रैगन बॉलर्स को देखा और मूरी के सामने मंत्र सुनाया, बाहर आओ शेनरॉन, कृपया मेरी इच्छा को पूरा करें। काफी समय बीत जाने के बाद भी आसमान नहीं बदला। शरबत ने भौहें सिकोड़ी और फिर से जाप किया, लेकिन परिणाम वही था। ग्रह नामक के ड्रैगन बॉलर्स ने उनके द्वारा सुनाए गए मंत्र पर प्रतिक्रिया नहीं दी। इद्या, क्या हो रहा है? शरबत ने अंधेरे चेहरे के साथ अपने साजन से पूछा। वे दूर से नए ग्रह नामक में आए हैं, लेकिन उन्हें मिले ड्रैगन बॉलर्स बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। शायद प्लेनेट नेमेक की ड्रैगन गेंदें पृथ्वी की ड्रैगन गेंदों की तुलना में एक अलग विधि का उपयोग करती हैं। शायद शेरॉन पर इच्छा बनाने के लिए एक विशिष्ट भाषा की आवश्यकता है। इद्या नाम के एलियन ने थोड़ी देर सोचा, यह महसूस करते हुए कि इसमें कुछ रहस्य शामिल हो सकता है। इसलिए उसने शरबत से कहा, क्या ऐसा है? शरबत उदास होकर आगे पीछे हो रही थी। उसका मूड चिड़चिड़ा हो रहा था। उसने अचानक ग्रेट एल्डर मूरी का कॉलर पकड़ा और अशिष्टता से कहा, जल्दी से मुझे ड्रैगन बॉलर्स की बुलाने की विधि बताओ। ओह, इसके बारे में सोचना भी मत। मैं आपको नहीं बताऊंगा। आपको प्लेनेट नेमेक की ड्रैगन गेंदों का उपयोग करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। मूरी का बूढ़ा चेहरा सीधे सोरबेट को देख रहा था। उसकी आवाज गहरी नफरत से भरी हुई थी। ऐसा लगता है कि आप मरना चाहते हैं। शरबत का चेहरा ठंडा था और उसकी आवाज हाड़ कंपा देने वाली थी। उसने मूरी को जमीन पर पटक दिया, उसे मारने की तैयारी की। वूश वूश वूश। आसमान में ऊंचे से कई हमलों ने शरबत की गतिविधियों को बाधित किया। सिर उठाकर उसने देखा कि 5 हरी आकृतियां दूर से उड़ रही हैं। 5 आंकड़े एक पंक्ति में शरबत के सामने उतरे। तेजी से लड़ाई की आवाजों के साथ सोरबेट के आसपास के एलियंस सभी को नीचे गिरा दिया गया था। डोनी एन जिरो। मूरी ने जब वहां आए लोगों को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। ये नामिकियन जो समय पर पहुंचे, वे नए ग्रह नामक पर कुछ युद्ध प्रकार के नामिकियन थे, जिनमें से प्रत्येक की ताकत 5000 से कम युद्ध शक्ति नहीं थी। महान बुजुर्ग, तुम्हें नुकसान हुआ है। 5 युद्ध प्रकार के नामिकियों ने ग्रेट एल्डर मूरी की मदद की, फिर अपने कोट हटा दिए और सोरबेट और अन्य लोगों को एक दृढ़ दृष्टि से देखा। उनमें से शक्तिशाली ऊर्जा निकल रही थी। बीप बीप बीप। उनके कान में एकल लेंस ऊर्जा डिटेक्टर ने प्रतिक्रिया दी और डोनी और अन्य लोगों की युद्ध शक्ति को लेंस पर जल्दी से प्रदर्शित किया गया। 5240, 6012, 5864, 7410, 6420। शरबत ने आश्चर्य से नए आए नामिकियों को देखा। उनकी युद्ध शक्ति काफी प्रभावशाली थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने छोटे ग्रह पर मजबूत विशेषज्ञ होंगे, लेकिन अगर यह सिर्फ यही है तो यह उसे रोक नहीं सकता है। उसने अपना हाथ भावहीन रूप से हिलाया और उसके बगल में एक बैंगनी आकृति दिखाई दी। हे प्रभु, आपके आदेश क्या हैं? बैंगनी आकृति ने कहा, जाओ और इन अज्ञानी लोगों को मार डालो। शरबेट ने भयावह ढंग से कहा, हाँ, धीमी आवाज में जवाब देते हुए। जमीन पर एक हवा उठी और शरबत की तरफ से बैंगनी आकृति गायब हो गई। धमाका धमाका धमाका। भयंकर लड़ाई की आवाज दिखाई दी और इससे पहले कि लड़ाई के दृश्यों को स्पष्ट रूप से देखा जा सके, युद्ध प्रकार के नामिकियों को अलग अलग दिशाओं में उड़ते हुए भेजा गया। दरार, एक हरे रंग की बांह सीधे काट दी गई और नामिकियान, जिसका हाथ अलग हो गया था, पेन नोवेल यूएसबी कॉम में चिल्लाया। जिरू, ग्रेट एल्डर मूर, जोर से चिल्लाया। वह कैसोट किंग फ्रीजा के पहले कॉप का सदस्य था और उसकी युद्ध शक्ति 1-10 से ऊपर है। आप जैसे कमजोर नामिकियों का मुकाबला कैसे हो सकता है? शरबेट ने खुशी से कहा, खुद से खुश होकर। वह दुश्मन की आत्मा को नष्ट करना चाहता था। उनकी सेना में कैसोट जैसे कई विशेषज्ञ नहीं हैं। हालांकि ये लोग राजा फ्रीजा के समय में श्री डोडोरिया और श्री जरबोन के रूप में प्रसिद्ध नहीं थे, लेकिन अब वे अद्भुत ट्रम्प कार्ड हैं। जल्दी करो और मुझे ड्रैगन बॉल बुलाने की विधि के बारे में बताओ। अपने गुस्से को नियंत्रित करते हुए शरबत ने फिर से पूछा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मूर ने शरबत को घृणा से देखा। वह जानता था कि वह निश्चित रूप से यह नहीं बता सकता कि प्लेनेट नेमेक के ड्रैगन बॉलर्स का उपयोग कैसे किया जाए, अन्यथा ये दुष्ट एलियंस न केवल उन्हें जाने नहीं देंगे, बल्कि अन्य ग्रहों को नुकसान पहुंचाना जारी रखेंगे। नामिकियों को जिद्दी बने रहने और अपने सवाल का जवाब देने से इनकार करते हुए शरबेट ने अपना धैर्य खो दिया। उसका चेहरा उदास हो गया और उसने मूर को एक मुक्का मारकर बाहर कर दिया। फिर उन्होंने अपने आसपास के वैज्ञानिकों से भयावह रूप से कहा, जाओ ग्रह नमक की भाषा का अनुवाद करने के लिए उपकरण प्राप्त करें। मुझे विश्वास नहीं है कि सार्वभौमिक प्रौद्योगिकी की शक्ति के साथ हम इन पिछड़े मूल निवासियों की भाषा को समझ नहीं सकते हैं। अगर हमें प्लेनेट नामक की भाषा में इच्छा करनी है तो यह आसान होगा। हाँ, विदेशी वैज्ञानिकों ने सिर हिलाया। फिर उन्होंने कुछ नामकेकियों को पकड़ लिया और उन्हें बातचीत करने के लिए कहा, क्योंकि कंप्यूटर ने इसे अनुकरण करने से पहले उनकी बातचीत रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था।
पहले शरबत ब्रह्मांड की सामान्य भाषा बोल रहा था जो पूरे स्टारफील्ड में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिक और तकनीकी साधनों के साथ भाषा को समझना मुश्किल नहीं है। इसे केवल रोजमर्रा के इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों और अभिव्यक्तियों के कुछ संवादों की आवश्यकता होती है। सुपर कंप्यूटर के निरंतर सिमुलेशन और विश्लेषण के माध्यम से व्याकरणिक संरचना को समझना मुश्किल नहीं है। लगभग आधे घंटे के बाद कंप्यूटर सिमुलेशन अंततः ब्रूट फोर्स लैंग्वेज रीडिंग के माध्यम से पूरा किया गया और सोरबेट ने बुलाने के लिए प्लेनेट नेमेक के ड्रैगन बॉलर्स की ओर नकली नेमकियान भाषा का उपयोग किया। बाहर आओ पोरुंगा। जैसे ही आवाज गिरी, आकाश का रंग बदलने लगा और एक बड़ा काला बादल तैरने लगा। आखिरकार पोरुंगा को बुलाया। जैसे ही पूरा ग्रह सर्वव्यापी अंधेरे में गिर गया, सुनहरी बिजली आकाश में उठी जिससे असीम दबाव आया। पोरुंगा का विशाल शरीर हवा में दिखाई दिया। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 768 फ्रीजा को पुनर्जीवित करना। जिन्होंने सभी 7 ड्रैगन गेंदों को इकट्ठा किया है, कृपया अपनी इच्छा बताएं। केवल 3 इच्छाएं हो सकती हैं। बड़ा और मजबूत पोरुंगा दिखाई देने के बाद विशाल सिर ने नीचे के लोगों को देखा क्योंकि आकाश में एक तेज आवाज सुनाई दे रही थी। कान के पर्दे में चुभने वाला दर्द महसूस हुआ जिससे वे बहरे हो गए। क्या ये 3 इच्छाओं की अनुमति दे सकता है? शरबेट आश्चर्य में कहने से पहले एक पल के लिए चकित था। पहली इच्छा, कृपया राजा फ्रीजा को पुनर्जीवित करें। सोरबेट के बोलने के बाद उनकी आवाज को कंप्यूटर द्वारा प्लेनेट नेमेक की भाषा में जल्दी से अनुवादित किया गया था। मजबूत ग्रह नामेक के ड्रैगन बॉलर्स सीधे उन लोगों को पुनर्जीवित कर सकते हैं जो पहले शरीर को बहाल करने की आवश्यकता के बिना कई वर्षों से मृत हैं। इसलिए जब शरबत ने इच्छा की तो मांस की गांठें आसमान से गिर गईं और फिर मांस की ये गांठें जल्दी से एक खूबसूरत आकृति बनाने के लिए एक साथ जुड़ गईं जिसका पूरा शरीर बर्फीला सफेद था। वह आकृति विस्मय में खड़ी थी, अविश्वास में अपने अंगों को हिला रही थी क्योंकि यह पूरे शरीर से एक ठंडी और बुरी आभा निकाल रही थी। मैं जीवन में वापस आ गया। फ्रीजा ने अविश्वास में अपनी हथेलियां खोलीं। एक सेकंड वह उस गंदे नरक में था और अगले सेकंड वह पुनर्जीवित हो गया। शक्ति की यह भावना नरक में शून्य से पूरी तरह से अलग थी। हा, ये राजा जीवन में वापस आ गया है। फ्रीजा जोर से हंसी में फूट पड़ा, फिर उसने अपनी गर्दन मोड़ ली। उसकी हड्डियों को कुरकुरा क्रैकिंग आवाजें आ रही थीं। राजा फ्रीजा, मैं वह हूँ जो आपको जीवन में वापस लाया। शरबत जल्दी से आगे बढ़ी। तुम हो? फ्रीजा की लाल आंखों ने शरबत को देखा। उसकी ठंडी आंखों में कोई भावनाएं नहीं थीं। कड़ाके की ठंड सिर्फ एक नजर से आत्मा को भी फ्रीज कर रही थी। शरबेट ने जल्दी से समझाया, यह अधीनस्थ शरबत है। मैं फ्रीजा कॉप का सदस्य था। कॉप के अलग होने के बाद मैं महामहिम के क्षेत्र की रक्षा के लिए कम संख्या में सैनिकों को लाया, लेकिन जनशक्ति की कमी के कारण हम केवल एक छोटे से हिस्से को नियंत्रित कर सके। ओह, फ्रीजा ने उदासीन रूप से जवाब दिया, फिर आकाश में पोरुंगा की विशाल आकृति को देखने के लिए मुड़ा। उसकी आंखों में एक अजीब रोशनी चमक रही थी। यह विशाल आदमी क्या है? महाराज, यह नमक ग्रह का शेनरॉन है। इस अधीनस्थ ने इसका इस्तेमाल महामहिम को पुनर्जीवित करने के लिए किया। ये कुल मिलाकर 3 इच्छाओं को पूरा कर सकता है। पहला था महामहिम को पुनर्जीवित करना और अब 2 बचे हैं। ऐसा नहीं है कि शरबेट अपने लिए शेष 2 इच्छाओं का उपयोग नहीं करना चाहता था, ये सिर्फ इतना है कि वह हिम्मत नहीं करता है। उन्होंने अनुभव किया है कि फ्रीजा बहुत समय पहले कितना डरावना है। यदि राजा फ्रीजा को पता था कि उसने बिना अनुमति के इच्छाओं का उपयोग किया था, भले ही उसने उसे पुनर्जीवित करके महान योगदान दिया हो, तो वह क्रोधित राजा फ्रीजा द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। इसलिए जब वह जानता था कि प्लेनेट नामेक की ड्रैगन बॉलर्स 3 इच्छाओं को पूरा कर सकती हैं, तो उसने अपने अधिकार को थोड़ा सा भी पार करने की हिम्मत नहीं की और आज्ञाकारी रूप से फ्रीजा के लिए अन्य 2 इच्छाओं को छोड़ दिया। ये सोचकर शरबत के दिल में दर्द महसूस हुआ। हो, ये ग्रह नामेक का शेरॉन है। फ्रीजा की आंखें तेज रोशनी से चमक उठीं। इसके बाद जब उन्होंने प्लेनेट नेमेक की तलाश की, तो क्या ये सिर्फ उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए प्लेनेट नेमेक के ड्रैगन बॉलर्स को ढूंढना नहीं था? अब जब शेनरॉन उसके सामने है, तो उसे बस एक इच्छा बनाने की जरूरत है। आकाश में बड़े और मजबूत पोरुंगा को उत्सुकता से देखते हुए फ्रीजा अमरता की कामना करने वाला था। महाराज, हमें ग्रह नमक की ड्रैगन गेंदों की इच्छा करने के लिए नामकीयन भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता है और मैंने अभी यहाँ अनुवाद उपकरण पूरा किया है। शरबत उत्सुकता से पेश किया गया। बुरा नहीं है। शरबेट को एक प्रशंसात्मक रूप देने के बाद फ्रीजा ने संतुष्टि में सिर हिलाया। हालांकि वह इस अधीनस्थ से बहुत प्रभावित नहीं था, ये कहा जाना चाहिए कि वह वास्तव में जानता है कि खुद को कैसे व्यवहार करना है। उस स्थिति में इस राजा के लिए पतन करना असभ्य होगा। अपना सिर उठाते हुए फ्रीजा की लाल रंग की आंखें एक जहरीले सांप की तरह ठंडी रोशनी से चमक उठी और वह एक इच्छा बनाने वाला था, लेकिन इस पल कुछ अप्रत्याशित हुआ। एक वेश्या ध्वनि सुनकर अंधेरी रात अचानक दिन में बदल गई। इसके बाद पोरुंगा का विशाल शरीर गायब हो गया और आकाश से 7 सफेद गोलाकार पत्थर गिरे। फ्रीजा गुस्से से चिल्लाने से पहले थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रहे।
गया, क्या हो रहा है? शेनरॉन कहाँ गया? वह ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रेट एल्डर मूरी की मृत्यु हो गई। चूंकि ड्रैगन बॉल गायब हो गए हैं, इसलिए आपकी इच्छाएं कभी हासिल नहीं होंगी। युद्ध प्रकार के नामेकियान, जो केवल मुश्किल से जीवित थे, ने ठंड से कहा। महान बुजुर्ग। फ्रीजा चौंक गया और उसने मूरी नाम के महान बुजुर्ग को मरते हुए देखने के लिए समय पर अपना सिर घुमा दिया। उसकी छाती में एक बड़ा छेद था। मूरी जाग गया जब फ्रीजा एक इच्छा बनाने वाला था और उसने आत्महत्या करने का फैसला किया। जब पोरुंगा की अभिव्यक्ति को बनाए रखने वाले ग्रेट एल्डर की मृत्यु हो गई, तो ड्रैगन के गोले चट्टानों में वापस बदल गए। अच्छा, लानत है नमेकियों। फ्रीजा की आंखें गुस्से से चमक उठी। बस थोड़ा सा और वह अमरता प्राप्त कर सकता था। यह उनका लंबे समय से संजोया हुआ सपना है, लेकिन उस लानत नामेकियान, उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में आत्महत्या करने का फैसला किया, जिससे वह जीवन में एक बार मिलने वाले इस अवसर को खो देते हैं। फ्रीजा के दिल में गुस्सा जलता रहा और वह पूरे ग्रह को नष्ट करने के लिए खुजली कर रहा था। आपने कहा कि आपका नाम शरबत था, है ना? फ्रीजा ने धीरे से पूछा। हाँ, राजा फ्रीजा। शरबेट ने बेहद खुश महसूस किया और जल्दबाजी में जवाब दिया। उदासीन रूप से सिर हिलाते हुए फ्रीजा ने पीछे देखे बिना शरबेट के अंतरिक्ष यान में कदम रखा। मेरा अनुसरण करें, मैं आपको ब्रह्मांड में सबसे सुंदर आतिशबाजी का आनंद लेने दूंगा। इस तरह के उपचार के लिए केवल डोडोरिया और जरबोन को इसका आनंद लेने का अवसर मिला। बिफोर नॉवल USB.com। हाँ, राजा फ्रीजा। शरबत का नीला चेहरा उत्तेजना से भरा हुआ था। उसकी आवाज हकला रही थी। ... फिर ब्रह्मांड के सबसे गहरे हिस्से में विस्फोट की एक गड़गड़ाहट की आवाज ने तारों से भरे आकाश को चौंका दिया। ब्रह्मांड में एक चमकदार विशाल आग का गोला दिखाई दिया, जो थोड़े समय के लिए आतिशबाजी की तरह खिल रहा था, लेकिन सुंदर प्रतिभा के साथ। नया ग्रह नामक उस पर सभी जीवन रूपों के साथ एक हिंसक विस्फोट के बीच अंतिम महिमा में विस्फोट हुआ और फिर मंद हो गया। ब्रह्मांड में धूल में बदल गया। कई उतार चढ़ावों से गुजरने के बाद नेमकियान आखिरकार ब्रह्मांड में गायब हो गया। ... आप आगे क्या करने जा रहे हैं, राजा फ्रीजा? क्या आप उन खोए हुए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने जा रहे हैं? अंतरिक्ष यान के अंदर शरबेट सम्मानपूर्वक झुक रहा था, क्योंकि वह फ्रीजा के सामने खड़ा था। फ्रीजा पोर्टहोल के पास खड़ा था। उसके हाथ में रेड वाइन का गिलास था। रक्त लाल आंखें पोर्टहोल के बाहर उज्ज्वल रात के आकाश का सामना कर रही थीं। उसकी शांत पुतलियां उदास थीं। अचानक फ्रीजा ने गिलास में शराब को नीचे गिरा दिया और हंसते हुए सुरुचिपूर्ण ढंग से कहा, उन खोए हुए क्षेत्रों को कभी भी जब्त किया जा सकता है, लेकिन इससे पहले इस राजा के पास निपटने के लिए कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हैं। शरबत, क्या आपके पास सैया के बारे में कोई जानकारी है? फ्रीजा उस सुनहरे बालों वाले सुपर सैयान के बारे में नहीं भूल सकता था। यह उनकी वजह से था कि वह असफल हो गया जब वह ग्रह नामक पर जीतने की कगार पर था और नरक में 10 साल से अधिक समय बिताया। नमक ग्रह सहित फ्रीजा कुल मिलाकर 2 बार उस सुपर सैयान से हार गया। शरबत एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि फ्रीजा सैया के बारे में पूछेगा। मुझे मत बताओ कि राजा फ्रीजा उन सैयों से बदला लेना चाहता है। क्या बात है, मुझे मत बताओ कि तुम्हें सैया के बारे में कोई जानकारी नहीं है। फ्रीजा ने पलटकर धीरे से कहा। नहीं, राजा फ्रीजा, मेरे पास सैया के बारे में कुछ जानकारी है। शरबत घबरा गई और जल्दी से एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ जवाब दिया। वर्तमान में सैयान मुख्य रूप से पूर्वी क्षेत्र में प्लेनेट होंगशान नामक ग्रह पर रह रहे हैं, लेकिन राजा फ्रीजा, वहां के सैयान बहुत मजबूत हैं। मैं उनकी जानकारी की पूरी तरह से जांच नहीं कर सका, लेकिन पूर्व ग्रह वेगेटा के प्रिंस वेगेटा और कुछ सैयान उत्तरी क्षेत्र की पृथ्वी में रह रहे हैं। वह गद्दार वेगेटा। फ्रीजा का चेहरा ठंडा हो गया। हाँ, वेगेटा वर्तमान में पृथ्वी नामक एक ग्रह पर रह रहा है, जो उत्तरी क्षेत्र के दक्षिणी भाग में कुछ सैयान के साथ है। वेगेटा, फ्रीजा ने खुद से बुदबुदाया। हालांकि उसके दिल में जिसे वह सबसे ज्यादा नफरत करता है वह सुपर सैयान है जिसने उसे 2 बार हराया, लेकिन वह उस गद्दार वेगेटा को छोड़ने का इरादा नहीं रखता है। लेकिन उनकी 2 हार ने उन्हें और अधिक सतर्क बना दिया है, और उन्होंने तब तक कार्रवाई करने की योजना नहीं बनाई जब तक कि वह पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं हो गए। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 769। परेशान समय उन्होंने कहा, मेरा सिल्वर फॉर्म अब भी उस सैयान के खिलाफ मैच नहीं है। इतने सालों के बाद वह सैयान अधिक शक्तिशाली हो गया होगा, इसलिए मुझे अभी भी थोड़ी देर के लिए प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। फ्रीजा ने धीरे से सोचा। नरक में उनका 10 साल से अधिक का जीवन पूरी तरह से बेकार नहीं था। कम से कम जब उन्होंने उन घृणित छोटे स्वर्गदूतों के संगीत को सहन किया, तो उन्होंने अपनी इच्छा को सम्मानित किया और अब भविष्य में सफलता हासिल करने की संभावना है। उनका मानना है कि उन्हें एक और सफलता हासिल करने में कुछ और महीने लगेंगे। हम्फ, उन्हें थोड़ी देर के लिए आत्मसंतुष्ट होने दो। जब इस राजा का प्रशिक्षण समाप्त हो जाएगा, तो यह उन सैयों का अंत होगा। उस समय मैं उन्हें देखने दूंगा कि यह राजा कितना शक्तिशाली है। जैसा कि उन्होंने ये सोचा, फ्रीजा से एक हाड़ कंपा देने वाली ठंड फैल गई और अंतरिक्ष यान में बह गई।
जैसे कि एक ही समय में दर्जनों रेफ्रिजरेटर चालू हो गए थे। तापमान अचानक हिमांक बिंदु से नीचे गिर गया। फ्रीजा के बगल में खड़े शरबेट आत्मा को भेदने वाली ठंड को और भी अधिक महसूस कर सकते थे। उसने पसीना पोंछ दिया, उसका दिल तनाव में था। एकमात्र भाग्यशाली बात यह है कि राजा फ्रीजा अभी उन सैयों के खिलाफ बदला नहीं लेना चाहता है। 10 दिन बाद एक छोटा अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर आया। चौकी चीची और डेंडे विशाल महल में रहते हैं। इस दिन एक युवा नेमकियान लुकआउट पर पहुंचा, जो नए ग्रह नमक के बारे में बुरी खबर लेकर आया। नया ग्रह नमक नष्ट हो गया है। डेंडे उदास होने से पहले अप्रत्याशित गंभीर समाचार से स्तब्ध था और युवा नेमकियान को विस्तार से समझाने के लिए कहा, क्या हुआ? हर चीज को विस्तार से बताएं। युवा नामेकियान, जो डेंडे से थोड़ा बड़ा था, ने दुख में कहा, 10 दिन पहले दुष्ट एलियंस का एक समूह न्यू प्लेनेट नेमेक पर आया और उन्होंने आते ही हमसे ड्रैगन के गोले मांगे। ग्रेट एल्डर चिंतित था कि कुछ बुरा होने वाला था, इसलिए उसने मुझे पृथ्वी पर आने और मदद मांगने का आदेश दिया। बाद में मैं चुपके से एक नजर डालने के लिए वापस चला गया, लेकिन नया ग्रह नमक पहले ही गायब हो गया था। इस दुखद समाचार का उल्लेख करते हुए युवा नेमकियान दुखी था। डेंडे ने भी ऐसा ही महसूस किया और दुखी होकर कहा, ये फिर से ड्रैगन गेंदे हैं। नेमकियान को उनकी वजह से कई बार आपदा का सामना करना पड़ा है। ये सुनकर चीची ने उसे दिलासा दिया, बहुत दुखी मत हो। न्यू प्लेनेट नामेक नष्ट हो सकता है, लेकिन हम इसे बहाल करने के लिए पृथ्वी के ड्रैगन बॉलर्स का उपयोग कर सकते हैं और साथ ही आपके लोगों को भी पुनर्जीवित किया जा सकता है। हाँ, डेंडे ने सिर हिलाया, फिर श्री पोपो को लुकआउट में संग्रहित ड्रैगन गेंदों को बाहर निकालने का निर्देश दिया। 1 मिनट रुको, बेहतर होगा कि मैं पहले वरिष्ठ भाई गोकू को इस मामले के बारे में सूचित करूं। चूंकि दूसरी पार्टी नए ग्रह नामेक को ढूंढ सकती है और ग्रह नामेक के ड्रैगन गेंदों के बारे में जानती है, इसलिए उन्हें सरल नहीं होना चाहिए। हमें मामले की स्पष्ट रूप से जांच करनी चाहिए। हाँ, पहले गोकू और अन्य लोगों को सूचित करें। डेंडे ने थोड़ी देर सोचने के बाद सिर हिलाया। फिर उसने कम्युनिकेटर को उठाया, बुल्मा से संपर्क किया और फिर गोकू से संपर्क किया, जो बुल्मा के माध्यम से विनाश के देवता के ग्रह पर बहुत दूर था। गोकू जल्द ही इंस्टेंट ट्रांसमिशन के माध्यम से पहुंचे उस क्षेत्र में थोड़ी देर के लिए खोज की जहां नया प्लेनेट नेमेक गायब हो गया, लेकिन कोई संदिग्ध निशान नहीं मिला। अजीब बात है, मुझे कोई शक्तिशाली की नहीं मिल रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरी पार्टी छिप गई हो? गोकू ने जांच की और कुछ भी नहीं मिला। अंत में वह केवल ड्रैगन बॉल के माध्यम से न्यू प्लेनेट नामेक और नामेकियों को पुनर्जीवित कर सकता था। ग्रेट एल्डर मूरी के पुनर्जीवित होने के बाद सभी ने उन पर हमला करने वाले की पहचान के बारे में हिम नॉवल यूएसबी कॉम उन्होंने कहा, अपराधी शरबेट नाम का एक एलियन और उसके साथी हैं। उन्होंने न्यू प्लेनेट नेमेक के ड्रैगन बॉलर्स को लूट लिया और फिर फ्रीजा नाम के एक राक्षस को पुनर्जीवित किया। मैंने देखा कि वे इच्छाएं करना जारी रखना चाहते थे, इसलिए मैंने अपने दिल को छेद दिया और ड्रैगन गेंदों के साथ एक साथ गायब हो गया। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे पागल अंत में पूरे ग्रह को छोड़ भी नहीं देंगे। इस बारे में बोलते हुए ग्रेट एल्डर मूरी को बहुत दुख और गुस्सा आया, क्योंकि उसने अपने लोगों को देखा जो निर्दोष रूप से मर गए। फ्रीजा, गोकू ये नाम सुनकर चौंक गया। उसे इस नाम की थोड़ी सी छाप थी, जैसे कि उसने कई साल पहले इसके बारे में सुना हो। उसने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा और फिर बुल्मा के अनुस्मारक के बाद याद आया, क्या यह वह राक्षस नहीं है जिसे जिया ने नमक ग्रह पर मार डाला था? वह वास्तव में जीवन में वापस आ गया। वास्तव में इस दुनिया में गोकू और फ्रीजा के बीच ज्यादा बातचीत नहीं थी। वे एक बार भी नहीं मिले हैं। उस समय प्लेनेट नामेक पर गोकू को अबो और काडो भाइयों के साथ लड़ाई में बंद कर दिया गया था, जबकि जिया और फ्रीजा को दूसरी तरफ भयंकर लड़ाई में बंद कर दिया गया था। दोनों सीधे नहीं मिले, इसलिए ये सुनकर कि फ्रीजा पुनर्जीवित हो गया था, गोकू को अपने दिल में ज्यादा उतार चढ़ाव महसूस नहीं हुआ। अधिक से अधिक वह सोचता है कि इस दुनिया में एक और मजबूत विशेषज्ञ दिखाई दिया है। जब तक वे उसके प्रतिद्वंद्वी हैं, तब तक गोकू को डरने का कोई तरीका नहीं है। इसके अलावा गोकू की वर्तमान ताकत शीलिंग मायज 18 और यहाँ तक कि जिया से कम हो सकती है, लेकिन सुपर सैयान ब्लू की ताकत दिव्य क्षेत्र के पहले स्तर के मध्य और ऊपरी स्तर में भी है, जो दिव्य क्षेत्र के दूसरे स्तर के बहुत करीब है। अगर गोकू का सामना फ्रीजा से होता है तो यह निश्चित रूप से एक शानदार लड़ाई होगी। अगली बार अगर मैं फ्रीजा नाम के उस लड़के से मिलता हूँ तो मुझे उसके साथ अच्छी लड़ाई करनी चाहिए। ये सोचकर गोकू उत्सुक महसूस किए बिना नहीं रह सका। लेकिन जब से वह आदमी फ्रीजा पुनर्जीवित हो गया था, वह कहाँ गया? गोकू जानता था कि उसके जैसा कुख्यात राक्षस सिर्फ गायब नहीं हो सकता है और छिप सकता है। ... दूसरी ओर जब गोकू विनाश के ग्रह के देवता के पास लौट आया तो वेगेटा को गोकू से फ्रीजा के पुनरुत्थान की खबर मिली। वेगेटा ने तिरस्कार पूर्वक कहा, यदि फ्राइजा जी उठा भी तो क्या? मैं अभी भी उसे मार सकता हूँ। यदि उनके पास फ्रीजा के बारे में चिंता करने का समय है तो वे अपनी ताकत में सुधार करने के बारे में भी सोच सकते हैं। यद्यपि वेगेटा अभी तक दिव्य क्षेत्र में नहीं पहुंचा है, लेकिन इस समय के दौरान
विनाश के देवता के ग्रह पर अपने प्रशिक्षण के कारण उसने धीरे धीरे अपने स्वयं के मार्ग में कदम रखा है और उसे निश्चित रूप से तोड़ने में सक्षम होने में लंबा समय नहीं लगेगा। उस समय चूंकि वह अपनी ताकत पर भरोसा करके दिव्य राज्य में टूट गया होगा, तो गोकू के सुपर सैयान ब्लू परिवर्तन की तुलना में भी उसकी ताकत बहुत कम नहीं होगी। गोकू भी वेगेटा के आत्मविश्वास को समझता है। आखिरकार फ्रीजा पहले से ही अतीत है। इसके अलावा वह कभी भी फ्रीजा से नहीं मिला है, इसलिए उसके दिल में फ्रीजा सिर्फ अतीत से एक मजबूत विशेषज्ञ का प्रतिनिधित्व करता है। मजबूत विशेषज्ञों की बात करें तो उन्होंने काफी कुछ देखा है। ओह, जिस फ्रीजा के बारे में आप बात कर रहे हैं, क्या यह एक फ्रॉस्ट दानव है? उस आदमी में बहुत क्षमता है। अगर उसे बिना किसी बाधा के ट्रेनिंग की अनुमति दी जाती है तो ये बड़ी समस्या हो सकती है। वह एक मंद मुस्कान के साथ चला गया। उनकी नज़र में फ्रीजा को केवल किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कहा जा सकता है जिसमें बुरी क्षमता नहीं है। ये ठीक है, बस मुझे खुद से फ्रीजा को हराने का मौका दें। वेगेटा आत्मविश्वास से भरा था। ऐसा लगता है कि फ्रीजा का पुनरुत्थान परमेश्वर द्वारा उसे अपने हाथों से फ्रीजा को हराने के लिए दिया गया एक अवसर है। विस बेहोश होकर मुस्कुराया और उनके आत्मविश्वास पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। बेशक थोड़ा आत्मविश्वास होना अच्छा है, जब तक कि आप बहुत अहंकारी न हो जाएं। ... उसी समय अंधेरे सार्वभौमिक तारों वाले आकाश की गहराई में एक विकृत प्रकाश अचानक शून्य में चमक उठा और चंपा और वाडोस ब्रह्मांड 7 के तारों वाले आकाश में दिखाई दिए। बूम! विनाश ऊर्जा की एक किरण बाहर निकल गई और एक विशाल ग्रह धूल में बदल गया। चंपा समा, ये ब्रह्मांड 7 है। यदि आप लापरवाही से विनाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं तो यह बीरस, समा और विस का ध्यान आकर्षित करेगा। क्या आप मनकों की तलाश नहीं कर रहे हैं? फिर कृपया एक लो प्रोफाइल रखें। वाडोस ने हरे रंग का वस्त्र पहना हुआ था। उसकी चांदी भूरे रंग की लंबी पोनीटेल शून्य में लहरा रही थी। विडोस की चेतावनी के जवाब में चंपा ने इसे थोड़ा रोक दिया और शून्य में अपने कूल्हों पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। विडोस, चलो जल्दी से इच्छा करने वाले मोतियों को ढूंढें। जब तक हम ब्रह्मांड 7 के 4 वांछित मोतियों को दूर कर सकते हैं, तब तक हम स्वादिष्ट भोजन से भरा एक ग्रह प्राप्त कर सकते हैं। उस समय बीरस निश्चित रूप से बहुत ईर्ष्या महसूस करेगा। भविष्य में बीरस की ईर्ष्यापूर्ण अभिव्यक्ति के बारे में सोचकर चंपा ने अपना मुंह चौड़ा किया और हंसी में फूट पड़ा। चंपा को देखते हुए अवाक रह गया। वाडोस के सुंदर चेहरे ने असहायता का संकेत दिखाया। वह 2 बार शून्य में गिर गई और वे दोनों ब्रह्मांड 7 के माध्यम से यात्रा करते हुए प्रकाश की किरण में बदल गए। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 770। गहरा लाल समय बीतता गया और पलक झपकते ही आधा साल बीत गया। आधा साल हो गया है, लेकिन चंपा और वाडोस अभी भी यूनिवर्स 7 में शेष सुपर ड्रैगन बॉलर्स की तलाश कर रहे थे। दिन हमेशा की तरह थे और ऐसा लगता है कि फ्रीजा पुनर्जीवित होने के बाद गायब हो गया था। न तो कोई परेशानी पैदा कर रहा था और न ही फिर से प्रकट हो रहा था। फ्रीजा पुनर्जीवित हो गया है। जिया surprise.novelusb.com यूनिवर्स 6 से लौटने के बाद उन्होंने गोकू से फ्रीजा के पुनरुत्थान के बारे में सीखा, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ हंस दिया और इसे गंभीरता से नहीं लिया। अभी के लिए फ्रीजा के मामले को एक तरफ रख दें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना कूदता है, वह कोई लहर नहीं उठा पाएगा। जिया जानता था कि जिस समय फ्रीजा गायब हो गया था, वह प्रशिक्षित करने के लिए एक अज्ञात ग्रह पर छिपा होगा। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फ्रीजा कैसे प्रशिक्षित होता है, उसके लिए ईश्वरीय क्षेत्र के तीसरे स्तर को तोड़ना मूल रूप से असंभव है। नियमों द्वारा प्रतिबंधित और देवताओं के मार्गदर्शन की कमी के कारण नश्वर लोगों के लिए केवल दिव्य क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंचना नियत था। बेशक ये संभव है कि कुछ लोगों का दूसरे स्तर का दिव्य क्षेत्र दूसरों के तीसरे स्तर के दिव्य क्षेत्र की तुलना में अधिक मजबूत है, लेकिन अगर तुलना का लक्ष्य चौथे स्तर के दिव्य क्षेत्र में कोई है, तो कोई तुलना नहीं है। उनके बीच असमानता बहुत बड़ी है और इसमें पहले से ही कुछ सार्वभौमिक कानून शामिल हैं। एक बड़े अवसर का सामना किए बिना इसे अकेले कड़ी मेहनत से पूरा नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, जिया की तुलना में फ्रीजा कितना भी कठिन प्रशिक्षण क्यों न ले, वहां अभी भी अंतर की एक दुनिया है और वह पकड़ने में असमर्थ होने के लिए नियत है। जिया ने बस इस पर थोड़ा ध्यान दिया और इसे गंभीरता से नहीं लिया। ईश्वरीय क्षेत्र के चौथे स्तर पर होने के नाते वह ऊपर से दुनिया को नीचे देखने के लिए योग्य है। ब्रह्मांड 6 से जियांग और अन्य लोगों को लेने के बाद उन्होंने उनके प्रशिक्षण के लिए कुछ व्यवस्था की और फिर उन्होंने दिव्य क्षेत्र के चौथे स्तर के रहस्यों को समझने के लिए ध्यान करना भी शुरू कर दिया। शीलिंग और अन्य लोगों ने भी अपना समय बर्बाद नहीं किया और बस येडोला ग्रह पर चले गए, जो क्षेत्र को समझने के लिए ग्रह होंगशान से बहुत दूर नहीं था। शीलिंग और अन्य लोगों के लिए जो पूरी तरह से क्षेत्र को समझकर दिव्य क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, उनकी ताकत में सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका उच्च क्षेत्रों को समझना जारी रखना है, जो गोकू से अलग है। गोकू की स्थिति को दिव्य क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन ये काफी सटीक नहीं है। गोकू ने एक शॉर्टकट लिया जब वह सुपर सैयान भगवान के पास पहुंच गया। 6 सुपर सैयान की शक्तियों को विलय करने पर भरोसा किया ताकि दिव्य क्षेत्र को जबरन समझा जा सके।
हालांकि वह अस्थायी रूप से सुपर सैया भगवान में बदल गया, लेकिन ये पूरा नहीं हुआ। बाद में विस के मार्गदर्शन के माध्यम से हालांकि उन्होंने सुपर सैया भगवान के परिवर्तन में महारत हासिल की, लेकिन इसका सार बहुत शुद्ध नहीं था। इसलिए जब उन्होंने सुपर सैयान ब्लू को सफलता दिलाई तो उन्होंने शक्ति का एक हिस्सा छोड़ दिया जो दायरे से आता है और सफलता के लिए ब्रूट फोर्स विधि का उपयोग किया। कुछ हद तक सुपर सैयन राज्य में लौट आया। सुपर सैया ब्लू में अपनी सफलता के दौरान जहां उनके बाल नीले हैं, सुपर सैया गॉड ने एक बाहरी सहायता की तरह काम किया जिसने उनकी शारीरिक शक्ति को मजबूत किया और उनके जीवन स्तर को उन्नत किया, जिसके कारण वह सुपर सैया ब्लू परिवर्तन के बोझ का सामना करने में सक्षम थे। बेशक इस प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप गोकू ने अभी भी दिव्य क्षेत्र में प्रवेश किया, जहां उसकी ताकत को दिव्य क्षेत्र में कहा जा सकता है, लेकिन क्षेत्र घटक का अनुपात बेहद कम है। केवल जब वह शक्ति को अवशोषित करता है और सुपर सैयान ब्लू परिवर्तन में पूरी तरह से महारत हासिल करता है, तो वह क्षेत्र की शक्ति को समझ सकता है और वास्तव में दिव्य क्षेत्र के दूसरे स्तर में प्रवेश कर सकता है। ब्रह्मांड का उच्चतम आयाम विनाश के देवता का ग्रह। विनाश के देवता बीरस द्वारा बसा हुआ ग्रह। समचतुर्भुज के आकार का ये ग्रह इस दुनिया के केंद्र में तैर रहा था, क्योंकि इसके चारों ओर घने बादल तैर रहे थे और बिजली चमक रही थी और उनके बाहर गड़गड़ाहट हो रही थी। एक ऐसी जगह पर जो खुली थी और कुछ भी नहीं था, केवल कुछ टूटे हुए उल्कापिंड अनियमित रूप से बह रहे थे। धमाके, कई उल्कापिंड टकरा गए और उल्कापिंडों की सतह पर दरारें दिखाई दी और फिर दरारें धीरे धीरे फैल गईं और इससे पहले कि वे छोटे टुकड़ों में टूट गईं। इस अराजक क्षेत्र में एक आकृति शून्य में तैर रही थी, जिसके चारों ओर एक धुंधली आभा थी। बूम, आभा भड़क उठी, ज्वाला की तरह जल रही थी। ची ची ची, सुनहरी आभा का रंग धीरे धीरे बदल गया और अधिक से अधिक भयंकर रूप से जलने से पहले शीर्ष पर एक गहरे लाल रंग की लौ दिखाई दी। एक पल में गहरे लाल रंग की चमक ने सुनहरे प्रकाश को ढक दिया था और यह आतिशबाजी की तरह चमकदार चमक में फट गया। आह! आदमी ने अपनी बाहें फैला दी और गर्व से दहाड़ा। बढ़ती शक्ति एक उथल पुथल की लहर की तरह थी, धीरे धीरे अराजक शून्य में बढ़ रही थी। जब ताकत अपने चरम पर पहुंच गई तो सुनहरे बाल धीरे धीरे पिच काले रंग में बदल गए, लेकिन यदि आप बारीकी से देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि पिच काले बालों के बीच गहरे लाल प्रकाश के किस्में झिलमिला रही थीं, जो गहरे लाल रंग के कांच की तरह स्पष्ट थीं। वेगेटा ने अपनी आंखें खोलीं और उसकी आंखों में एक लाल रोशनी झिलमिलाने लगी। धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान दिखाई देने लगी। जिया द्वारा सिखाई गई वैक्यूम तकनीक का उपयोग करते हुए वेगेटा 1 वर्ष से अधिक समय से विनाश के देवता के ग्रह के बाहरी अंतरिक्ष में प्रशिक्षण ले रहा है और अब उसने आखिरकार एक सफलता हासिल की है। अपने शरीर में बढ़ती ऊर्जा को महसूस करते हुए वेगेटा संतुष्ट होकर मुस्कुराया। उसकी पसंद में कुछ भी गलत नहीं है और भले ही उसने गोकू की तुलना में एक अलग रास्ता अपनाया हो, वह शीर्ष पर पहुंच सकता है। ककररोट, मेरी ताकत अब तुम्हारी ताकत से बदतर नहीं है। नहीं, मैं तुमसे ज्यादा मजबूत हो गया हूँ। इस समय गहरे लाल बालों वाला वेगेटा निस्संदेह दिव्य क्षेत्र में पहुंच गया है और यह गोकू द्वारा प्राप्त दिव्य क्षेत्र से अलग है। वेगेटा भी शुद्ध क्षेत्र की सफलता से नहीं गुजरा था, इसलिए उसके बालों का रंग सुपर सैयान भगवान के लाल बालों और लाल आंखों वाले रूप से अलग था। वेगेटा के बाल गहरे लाल रंग के थे, जो सामान्य अवस्था के काले रंग की ओर झुके हुए थे और उनके बीच एक धुंधली रक्त लाल चमक मौजूद थी। लेकिन उसकी आंखें सुपर सैया भगवान की तरह ही लाल थीं। आधे क्षेत्र और आधी शक्ति के साथ वह दिव्य क्षेत्र तक पहुंच गया है, जो पारंपरिक दिव्य क्षेत्र से अलग है। मल्टीवर्स में वास्तविक दिव्य क्षेत्र तक पहुंचना असंभव है, चाहे जो भी हो, अगर ये दायरे का थोड़ा सा पालन नहीं करता है। ककररोट, अब हम फिर से उसी ऊंचाइयों पर हैं। मुझे देखने दे कि यह आपका सुपर सैया ब्लू है या मेरा सुपर सैयान रेड जो अधिक शक्तिशाली है। संतुष्टि के साथ अपनी ताकत को महसूस करते हुए वेगेटा को तुरंत अपनी ताकत का परीक्षण करने के लिए किसी को खोजने का आग्रह था, और गोकू, जो विनाश के देवता के ग्रह पर भी है, सबसे अच्छा परीक्षण विषय था। वह पीछे मुड़ा और उसका शरीर धुंधला हो गया, ऊर्जा धुंध की परतों से गुजरते हुए और केंद्र में विनाश के देवता के ग्रह की ओर उड़ गया। समचतुर्भुज के आकार के तारे के ऊपर नीली लहरें उठीं और एक हवा बह रही थी। गोकू सुपर सैयान ब्लू फॉर्म में थे क्योंकि उन्होंने विस के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अपनी पीठ के पीछे अपने हाथों के साथ विस आकस्मिक रूप से उड़ रहा था और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गोकू ने कैसे हमला किया, उसकी मुट्ठी विस पर नहीं उतरी। थोड़ी देर बाद विस ने मुस्कुराते हुए अपनी कलाई घुमाई और उसके हाथ में राजदंड ने हवा में कुछ घेरे बनाए। धमाका, क्रिस्टल बॉल ने गोकू को मारा और उसे उड़ते हुए भेज दिया। विस अपने चेहरे पर एक धुंधली मुस्कान के साथ जमीन पर गिर गया। गोकू, लड़ते समय अपनी ताकत मत रोको। अपने प्रतिद्वंद्वी को बाहर निकालने का यह व्यवहार मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में उपयोगी हो सकता है, लेकिन वास्तविक लड़ाइयों में, खासकर जब समान ताकत के दुश्मनों का सामना करना पड़ता है, तो ये केवल आपकी जीत की संभावनाओं को बर्बाद कर देगा। उन्होंने कहा, अगर आप उन्हें हरा सकते हो तो आपको अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने की जरूरत नहीं है।
तुम्हें अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करना चाहिए और उन्हें हराना चाहिए। यदि आप उन्हें हरा नहीं सकते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें कितना चिल्लाते हैं, ये बेकार है। इसके बजाय यह आपके दुश्मन में सुराग देगा जो जीत की छोटी सी उम्मीद को बर्बाद कर देगा, जो मूल रूप से आपके पास बिना किसी कारण के थी। गोकू की ओर, जिसकी लड़ाई की शैली ऐसी है जहां वह हमेशा पीछे हट जाता है, विस केवल उसे पार्श्विक बल से पीटकर जगा सकता था। विस के शब्द निश्चित रूप से उचित थे, लेकिन शायद ये बचपन से बनी आदत है। जब गोकू लड़ता है तो वह हमेशा अनजाने में लड़ाई को मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के रूप में मानता है, और दुश्मनों का सामना करते समय वह निर्दयी नहीं होता है, जो एक नुकसान है। गोकू ने अपना सिर खुजला लिया, अपनी कमियों से भी अवगत था, लेकिन चूंकि वह इसे बदल नहीं सकता है, इसलिए वह केवल अपनी ताकत को चरम पर सुधार सकता है और दुश्मन को पूर्ण ताकत से कुचल सकता है। सब कुछ के माध्यम से तथाकथित एक बल तोड़ना सरल, सीधा है, और इसके लिए बहुत अधिक दिमाग की आवश्यकता नहीं है। गोकू ने जोर से हंसते हुए कहा, वाह, चलो लड़ते रहें, मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। हल्के से सिर हिलाते हुए विस ने गोकू की ओर देखा और उसे संकेत देने ही वाला था कि अचानक उसे एक बल आता हुआ महसूस हुआ। संकुचित आंखों के साथ विस ने राजदंड को दूर रखा और शांति से देखा। थोड़ी देर बाद एक आकृति आकाश से उतरी, जो गोकू के सामने गर्व से खड़ी थी। ककररोट, मैं तुम्हें अपनी ताकत का अनुभव करने दूंगा। अपने चेहरे पर एक अनियंत्रित मुस्कान के साथ वेगेटा ने आत्मविश्वास के साथ गोकू पर अपनी उंगली उठाई। लेखक नोट: वेगेटा का सुपर सैया रेड गोकू के सुपर सैया रेड या गॉड से थोड़ा अलग है। उसके बाल बहुत गहरे लाल हैं,